दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वेबिनार में। मैं हूं आपका दोस्त विकास पाल और मैं आज आपको सिखाने वाला हूं वो सारे सीक्रेट्स। जी हाँ दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश के वो सारे सीक्रेट्स जो शायद ही आज से पहले आपने कभी देखे होंगे या शायद ही आपने आज से पहले कभी पढ़े होंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और इस जर्नी में बहुत सारे मिथ हमारे माइंड में रहते हैं कि हमें ग्रामर की जरूरत पड़ेगी या हमें वोकैबुलरी को याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके मिथ ब्रेक हो चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। बहुत बहुत स्वागत एक बार आपका फिर से। कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला रूल, अगर आप इस वीडियो को इस वेबिनार को वॉच कर रहे हैं तो आपको इस वेबिनार को कंप्लीट देखना है। अगर तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जब आपके पास टाइम हो तब आप इसको देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप इसको रोक रोक कर या बीच बीच में गैप करके देखते हैं। दूसरा रूल, अगर कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में निकल के आते हैं, ऐसा होगा नहीं पर अगर आते हैं तो भी आपके वो आंसर्स आपको वीडियो जैसे जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन कुछ डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा वो सारे सीक्रेट्स। सो तैयार हो जाइए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। थैंक यू सो मच अगेन। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। चलते हैं हम लोग आगे। जब भी हम लोग इंग्लिश बोलने के बारे में बात करते हैं ना तो कुछ दिक्कतें हमारे सामने निकल के आती हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने निकल के आती हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अक्सर 99.99% लोगों के साथ आती है कि जब भी वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उनके माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं आते। यस माय डियर फ्रेंड, हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि अक्सर मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते। जब भी वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनके माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स से एकदम से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो माय डियर फ्रेंड, दूसरा, अगर सपोज अगर आपको लगता है कि अगर सपोज ऐसा कुछ हो जाए कि भाई इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स हमारे माइंड में आ जाए तो क्या लगता है इंग्लिश बोल जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, हम लोग तब भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एक जो दूसरा प्रॉब्लम हमारे सामने निकल के आता है वो आता है हाउ टू मेक द सेंटेंसेज, हाउ टू मेक द फॉर्मेशन। विद एवरी पर्सन हु विश टू लर्न इंग्लिश दे हैव टू बेसिक प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ वर्ड्स, द सेकंड वन इज हाउ टू मेक द सेंटेंसेस। ये दो ही दिक्कतें होती हैं जो 99% लोगों के साथ आती हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ कारण के बारे में। यस माय डियर फ्रेंड, कुछ रीजंस, कुछ ऐसे कारण। अब देखिए, प्रॉब्लम्स अलग हैं, कारण अलग हैं। प्रॉब्लम्स का मतलब होता है सर आता ही नहीं है। कारण का मतलब क्या होगा कि हो सकता है अपने को आता हो बट कुछ कारण की वजह से हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो सबसे पहला कारण जो अक्सर लोगों में देखा जाता है दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यस, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि हाँ यार, आपको पता है कि हाँ ये अच्छी इंग्लिश तो जानता है बट उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मतलब कि आत्मविश्वास ही नहीं है उस इंग्लिश को बोलने का किसी और के साथ। यस माय डियर फ्रेंड, हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो। इवन आपने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा देखा होगा कि आप उनको जानते हैं, आपने देखा होगा उनको डांस बड़ा अच्छा करना आता है बट कभी अगर प्रोग्राम में डांस करने के लिए बोला जाए तो वो लोग नहीं आते आगे, कभी स्टेज पे बोला जाए तो लोग नहीं आते, इवन शादी में भी पकड़ के खींच के लाना पड़ता है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पहला कारण है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आता, मे बी उसको अच्छा इंग्लिश आता हो। दूसरा कारण हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब क्या होता है? हिचकिचाहट। हिचकिचाहट का मतलब कि सर इंग्लिश बोलना तो आता पर मैं किसी के सामने नहीं बोल पाता, इंग्लिश बोलना तो आता पर मैं लोगों के सामने या स्टेज पे खड़ा होकर नहीं बोल पाता, मुझे बड़ा हेजिटेशन फील होता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन नर्वसनेस। यस माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों की तैयारी बहुत अच्छी रहती है। इवन आपने भी देखा होगा कि अगर स्टेज पे कोई प्रोग्राम करना है, कोई परफॉर्मेंस करना है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी पर जब आप स्टेज पे गए तो बहुत सारे लोगों को देखा और देखने की वजह से यानी उनको जब आपका आई कांटेक्ट हुआ तो आप उनको देख के नर्वस हो गए। आप एग्जाम में बैठे, बहुत अच्छा था एग्जाम पेपर, देख के नर्वस हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश नहीं आता, मे बी इंग्लिश आता हो पर आप बहुत सारे लोगों को देख के नर्वस हो जाते हैं, इसकी वजह से हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। चौथा और सबसे बड़ा कारण जिसको हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी इंग्लिश नहीं बोलते क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने इंग्लिश बोली तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड, उनको लगता है कि अगर हमने इंग्लिश बोली लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। सो ये कुछ कारण हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से सारे आपके साथ हो, ऐसा नहीं कि इनमें से एक भी आपके साथ ना हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके साथ इसमें से एक हो, दो हो, या हो सकता है सारे भी हों। कुछ कॉमन जो कारण होते हैं लोगों के साथ वो सब यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। यस, आगे चलते हैं। अब इंग्लिश के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग सीखने आए हैं, एक्चुअल में वो है क्या, उसके कितने टाइप हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इंग्लिश के कितने टाइप होते हैं तो बहुत सारे लोग का यानी 99% लोगों का मैक्सिमम लोगों का आंसर ये रहता है कि सर ब्रिटिश इंग्लिश होती है और अमेरिकन इंग्लिश होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स से हम लोग इंग्लिश सिखा रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा होने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इंग्लिश में हम लोग बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ब्रिटिश इंग्लिश होती है, अमेरिकन इंग्लिश होती है, बट लिटरली मैं आपको बताऊं
ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश जिसके बारे में हम लोग बहुत टाइम से सुनते आए हैं ना, एक्चुअल में ये दोनों ही इंग्लिश नहीं हैं। अब आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इसको सीखने में। एक्चुअल में दोनों ही इंग्लिश नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली स्पोकन की नज़र से अगर देखें, इनको एक्सेंट बोला जाता है, ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट। अब ब्रिटिश एक्सेंट, एक्सेंट क्या होता है? द वे ऑफ स्पीकिंग। एक्सेंट का मतलब क्या हो गया? द वे ऑफ स्पीकिंग, आपका इंग्लिश बोलने का तरीका, आपका इंग्लिश बोलने का लहजा, जिसको हम लोग एक्सेंट बोलते हैं। और एक्सेंट हर एक लैंग्वेज के अंदर पाया जाता है। आप हिंदी बोलते हैं ना, तो हिंदी के अंदर भी अपना एक एक्सेंट होता है। इंग्लिश अलग अलग कंट्रीज में बोली जाती है, हर एक कंट्री का अपना एक ओन एक्सेंट हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, आपका अफ्रीकन एक्सेंट हो गया, आपका बहुत सारे ऐसे हर एक कंट्री का अपने एक एक्सेंट हो सकता है। खैर आगे चलते हैं, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग सीखना है एक्चुअल में वो क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इंग्लिश के कितने टाइप होते हैं, तो लिटरली मैं आपको बताऊं, इंग्लिश के कोई टाइप नहीं होते। इंग्लिश एक ही होती है इस पूरी दुनिया में। बट टेक्निकली अंडरस्टैंड करने के लिए, सीखने के पर्पज से और समझने के पर्पज से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला होता है आपका सब्जेक्ट इंग्लिश। सब्जेक्ट इंग्लिश मतलब क्या? वो इंग्लिश जो आज से पहले हम लोगों ने सीखी है, देखी है, समझी है, सुनी है। बिफोर ज्वाइनिंग दिस वाइब्रेंट वेबिनार, आपने जो भी इंग्लिश आज से पहले सीखी है ना, वो सारी की सारी इंग्लिश आपकी कौन सी थी? आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश थी। देखिए, सब्जेक्ट इंग्लिश की वजह से हमको रीडिंग करना आता है, सब्जेक्ट इंग्लिश की वजह से हमको राइटिंग करना आता है, सब्जेक्ट इंग्लिश की वजह से हमको लिसनिंग करना आता है, समवेयर नॉट एग्जैक्टली। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इसका लिटरली मैं आपको बताऊँ। देखो, रीडिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट है। जब एक छोटा बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, तो वो बच्चा बिल्कुल ब्लैंक होता है, जीरो होता है, उसको कुछ नहीं पता ये शॉर्पनर है या ये पेंसिल है, ये इरेजर है, ये नोटबुक है, ये बुक है, इसको कुछ नहीं मालूम। देखिए, रीडिंग क्योंकि सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट था, इसके लिए हमको आ गया। आज हम लोग जितनी भी इंग्लिश पढ़ पाते हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कूल, राइट। राइटिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट है, इसके लिए हमको लिखना आता है। आज हम लोग जितना भी इंग्लिश लिख पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कूल, ठीक है। लिसनिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड, लिसनिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट नहीं है। फिर भी हमको थोड़ा बहुत क्यों आता है? क्योंकि हमारे जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, जब वो क्लासेस की शुरुआत कराते हैं, तो वो शुरुआत करते हैं ए फॉर एप्पल, इंग्लिश में ए फॉर एप्पल, एंड एप्पल माने सेब, यानी हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश करते 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 थोड़ा बहुत हमको इंग्लिश समझ में आना शुरू हो गया। इसलिए मैंने बोला कि लिसनिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट ये पूरा नहीं आता है। आज भी आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि अगर सपोज एशियन कंट्रीज का या अपने इंडिया का कोई भी अगर इंग्लिश बोल रहा है, तो हमको सुनने में समझ में आ जाता है क्या बोल रहा है। बट कोई अमेरिकन या कोई इस तरह का कोई भी एक्सेंट यूज करने वाला अगर इंग्लिश बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। मेरे कहने का मतलब क्या है? लिसनिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश। सवाल इसके बाद नेक्स्ट, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लिसनिंग हो गया। अगर हम लोग बात करें स्पीकिंग के बारे में, देखो रीडिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट है, इसके लिए आ गया। राइटिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट इसके लिए आ गया। लिसनिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट नहीं था, इंग्लिश हिंदी के चक्कर में आया। अब सवाल ये है कि अगर स्पीकिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट था, तो ये हमको क्यों नहीं आया? यस माय डियर फ्रेंड, रीडिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट था, इसके लिए आगे। एक छोटा बच्चा जब स्कूल में एडमिशन होता है तो ब्लैंक होता है। जब रीडिंग उसको आ सकता है क्योंकि इसका पार्ट था, राइटिंग उसको आ सकता है क्योंकि उसका पार्ट था, लिसनिंग उसका पार्ट नहीं था, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में आ गया। अगर स्पीकिंग इसका पार्ट होता तो ये भी तो आ जाता। एक्चुअल में स्पीकिंग कभी भी सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट था ही नहीं, इसके लिए हमें कभी इंग्लिश बोलना आया ही नहीं। यस माय डियर फ्रेंड, आपकी गलती नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है। एक्चुअल में स्पीकिंग कभी भी सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट था ही नहीं, और हम लोग वहां ढूंढ रहे थे जहां हमारा सिक्का खोया नहीं। यस, स्पीकिंग कभी भी सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट नहीं है। अब सवाल ही उठता है कि सर अगर स्पीकिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट नहीं है तो किसका पार्ट है? खैर उसको हम लोग आगे सीखेंगे। अब थोड़ा सा मूव करते हैं, क्या लोगों के इंग्लिश सीखने के तरीके क्या है, वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, लोगों के इंग्लिश सीखने के तरीके क्या है। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि रीडिंग करने से इंग्लिश आता है, बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा आपको सजेस्ट करेंगे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। अब बहुत सारे लोग बुक्स मार्केट से खरीद के लाते हैं, लाइक रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, लाइक फास्ट ट्रैक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, लाइक देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल, दे आर वेरी गुड बुक्स। आई एम नॉट सेइंग कि भाई अच्छी नहीं है, दे आर वेरी गुड बुक्स, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनसे इंग्लिश आता है। एक्चुअल में बहुत सारे लोग कुछ आपको ये भी सजेस्ट करेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। लिटरली मैं आपको बताऊं, न्यूज़पेपर पढ़ने से कभी इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, पढ़ने से पढ़ना आता है। आप रैपिडेक्स पढ़ेंगे, आपने कई बार देखा होगा कि आप रैपिडेक्स को लेके आए या किसी भी बुक को आप इंग्लिश सीखने वाली बुक आप लेके आए, अभी पहले दिन इंटरेस्ट रहता है तो हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, सेकंड डे अब थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, थर्ड डे थोड़ा और कम हो रहा है, फोर्थ थोड़ा और कम हो रहा है। एक टाइम ऐसा आता है वो बुक हम बंद करके किस कोने में रखते हैं, हमें खुद पता नहीं होता कि यार वो एक्चुअल में बुक थी तो, पर गई कहाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पढ़ने से पढ़ना आता है, इंग्लिश बोलना नहीं आता। दूसरा जो तरीका है लोगों को राइटिंग करना। अब आपने कई बार देखा होगा यार, हम लोग इंग्लिश सीखने जाते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, आपने विजिट किया होगा, आप जाते भी होंगे, हो सकता है आपने सीखा भी हो। नोटबुक्स हम लोग कैरी करके लेके जाते हैं यार।
अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार राइटिंग करने से इंग्लिश आता है, पर लिटरली मैं आपको बताऊं, देखो लिखने से लिखना आता है, और 90% चीज़ें जो हम लोग नोटबुक में लिखते हैं वो नोटबुक में ही रह जाती हैं, माइंड तक कभी पहुंचती नहीं है। इसलिए मैंने बोला लिखने से सिर्फ लिखना आता है, इंग्लिश बोलना नहीं आता। लिखने से सिर्फ नोट्स बनते हैं। बहुत सारे लोग बड़े इंटरेस्टिंग जो इंटरेस्ट रहता है जिनको इंग्लिश सीखने में, जहाँ से कुछ भी अगर उनको कुछ भी मिलेगा ना तो सब कुछ नोट डाउन कर लेंगे, बट मैक्सिमम चीज़ें उनकी नोट डाउन मिलेंगी, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव और दुनिया भर की वोकैबुलरी। बट अगर आप उनसे पूछोगे ना कि भाई ये जो आपने कुछ लिखा हुआ है क्या ये सब कुछ आपको आता है, लिटरली मैं आपको बताऊं 99% लोगों के जवाब होंगे कि लिखा तो हमने बहुत कुछ है पर अपने को सब कुछ बोलना नहीं आता। यस माय डियर फ्रेंड, आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूं, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अपने मन से उसका एक जवाब देना है विद अवर एक्सपीरियंस। जो हमारे पास मैक्सिमम जो जवाब आते हैं हमने उनको यहाँ पे मेंशन किया है, बट जो आपका जवाब है वो डिफरेंट भी हो सकता है, बट हम लोग उसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू, राइट। सबसे पहला सवाल हमारा ग्रामर के बारे में। देखिए ग्रामर के बारे में हम लोग बात करते हैं ना तभी तो बड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि ग्रामर की इतनी सारी चीज़ें जो हमको आज तक कभी नहीं आई, समझ में भी नहीं आई। सो लिटरली मैं आपको बोलूँ कि भाई ग्रामर का कितना रोल है इंग्लिश सीखने में, सो आप क्या उसको आंसर करेंगे। बहुत सारे लोगों के बहुत डिफरेंट आंसर्स होते हैं। हमने जब इस सवाल को पूछा बहुत सारे लोगों से, या जब हमने इसको रिसर्च करना शुरू किया, अब रिसर्च करना क्यों शुरू किया इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट बहुत सारे लोगों का जो जवाब होता है 70 to 100%, मैंने 100% भी लिखा, बहुत सारे लोग 100% बोलते हैं, बहुत सारे लोग 90%, 80%, 70% मैंने बोला। बहुत सारे लोगों पे एक सर्वे करने के बाद हमको पता चला कि 70 to 80% लोग मानते हैं कि ग्रामर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने में। दूसरा सवाल है मेरे टेंसेस के बारे में। अब टेंसेस मतलब कि आपने 12 टेंस आपने पढ़े होंगे, ग्रामर के अंदर ही टेंस का पार्ट होता है, बट हम लोग पर्टिकुलर टेंसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बराबर, ठीक है। अब टेंसेस का क्या रोल है यार इंग्लिश सीखने में, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे सर टेंसेस के बिना तो इंग्लिश बोली नहीं जा सकती है, टेंसेस के बिना तो इंग्लिश आएगी नहीं, ये वो सो दुनिया भर की चीज़ें। बट मैं आपको बताऊं, जब हमने इसको सर्वे किया तो आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज कि भाई टेंसेस का रोल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर्वे में यही निकल के आया कि टेंसेस का रोल बहुत ज़्यादा है। हमने यहाँ पे 70 to 100% यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तीसरा मेरा सवाल है यहाँ पे ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन मतलब हिंदी टू इंग्लिश जाना। देयर आर सो मेनी पीपल जो फील करते कि यार अगर हम हिंदी से इंग्लिश में जाएंगे तभी हमको इंग्लिश बोलना आएगा। फिर इवन यूट्यूब पे भी आपने कई बार लोगों को देखा होगा हिंदी से इंग्लिश बोलना सीखे, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँ कि यार हिंदी से इंग्लिश करना ही ट्रांसलेशन का कितना रोल है इंग्लिश सीखने में। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे जवाब करते हैं सर बहुत ज़्यादा रोल है। इवन 60 से 100% लोग इसका आंसर करते हैं, 60 से 100% लोग इसको सपोर्ट करते हैं ट्रांसलेशन का। अब यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन, एक बड़ा प्रॉब्लम निकल के आया कि जब हम लोगों ने बिफोर 40 to 15 ईयर्स बैक जब हमने इंग्लिश को सिखाना शुरू किया ऑफिशियली, तो वही ट्रेडिशनल चीज़ें जो हम लोग फॉलो करते थे, लोग फॉलो करते थे, हम भी वही फॉलो करते थे, ग्रामर्स एंड ऑल द थिंग्स। सो स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखते थे, मैं नहीं बोलोगे नहीं सीखते, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीखते थे। बट आफ्टर सम टाइम जब हमने उनसे दोबारा मुलाकात किया तो हमको ये दिखा कि भाई जो लोग हमारे यहाँ के क्रीम स्टूडेंट्स थे, मतलब कि जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, वो उनका जो इंग्लिश बोलना है वो धीरे धीरे कम हो गया। यानी जो इंग्लिश में वो अच्छे थे आज उनको इंग्लिश बोलना अच्छे से नहीं आ रहा है। तो हमने उनसे पूछा भाई ऐसा क्या हो गया आपके साथ। उन्होंने बोला कि सर हमको माहौल नहीं मिलता, हमको लोग बोलने वाले नहीं मिलते। सो लिटरली माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन निकल के आता है कि यार अगर आपको इंग्लिश एक बार आ गया, आपको कोई भी चीज़ अगर एक बार आ गया, आपको खाना बनाना आ गया, आपको गाड़ी चलाना आ गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उसे भूल जाएं। चांसेस बहुत कम है। खैर हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और जब हमने इसको रिसर्च किया तो वी वर शॉक्ड व्हेन वी गॉट द रिजल्ट। ग्रामर पे हम लोगों ने शुरुआत किया। ग्रामर पे जब हमने रिसर्च किया, आपने जैसे बोला 70 to 100% इसका रोल है। लिटरली अगर ये सेम सवाल आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ग्रामर का इंग्लिश बोलने में 0% रोल है। दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से आज तक हमको इंग्लिश बोलना नहीं आया। अब थोड़ा सा सस्पेंस होना शुरू हो जाएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, वीडियो के साथ ऐसे बने रहिएगा। 0% में इसका रोल आपको बता रहा हूँ, और ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूव करूंगा। सो विद योर रिस्पेक्ट मैं आपको इसको प्रूव करूंगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा था वीडियो की शुरुआत में। खैर टेंसेस पे हमने रिसर्च करना शुरू किया, तो टेंसेस पे भी सेम रिजल्ट आया एंड वी वर शॉक्ड अगेन एंड दिस वाज द सेकंड बिगेस्ट रीजन व्हाट वी हैड। टेंसेस इसका इंग्लिश बोलने में 0% रोल है। दिस इज द सेकंड बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से आज तक हमको इंग्लिश बोलना नहीं आया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पे हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया क्योंकि लोग इसके बड़े फेवर में थे। हमने इस पर रिसर्च किया और रिजल्ट वी वर शॉक्ड ऑन दैट टाइम कि भाई ट्रांसलेशन का इंग्लिश बोलने में
अगेन 0% रूल है। इवन मैं यहाँ पे ब्लैंक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो जो आपको लगता है, जो आप मन में सोच लो, जो आपको लगता है कि सर इसकी वजह से इंग्लिश बोलना आएगा, सो यहाँ पे आप उसको लिख दो और हम उसे 100% कर दें, तो भी मैं आपको बोलूँगा इन चीज़ों से आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो बचपन से हम लोग स्कूलों में सीखते हुए आ रहे हैं। अगर इनसे इंग्लिश बोलना आ रहा होता तो अपने को ऑलरेडी इंग्लिश बोलना आ चुका होता, हम लोग इस वेबिनार को अटेंड नहीं कर रहे होते। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊं इन चीज़ों से इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो अब सवाल ही उठता है कि सर अगर इन चीज़ों से इंग्लिश बोलना नहीं आता तो कैसे आता है। खैर अभी मैंने इसको प्रूव नहीं किया है, अभी मैं इसको प्रूव करूंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको नेक्स्ट समझ में आएगा। गेम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इनको प्रूव नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने बोला है। खैर वापस चलते हैं जहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ अपने आप में, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ अपने आप में एक लैंग्वेज भी है, और स्पीकिंग करना हमेशा से लैंग्वेज का पार्ट रहा है, ना कि सब्जेक्ट इंग्लिश का। इसके लिए हमें इंग्लिश बोलना आया नहीं, क्योंकि हमने इसको सीखा एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश है, एज अ लैंग्वेज हमने इसको आज तक कभी सीखा ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं कि एज अ लैंग्वेज इसको कैसे सीखा जाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी, एक भाषा भी है, और स्पीकिंग करना हमेशा से भाषा का पार्ट रहा है। खैर अब स्पीकिंग कैसे करना है, लैंग्वेज कैसे करना है, स्पीकिंग को सीखने से पहले ना हमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लैंग्वेज कैसे बोली जाती है। सो मैं आपको लिटरली बताऊं, लैंग्वेज को समझने के लिए, खैर अगर हम लैंग्वेज की डेफिनेशन के बारे में बात करें, परिभाषा, लैंग्वेज की परिभाषा क्या होती है। सी लैंग्वेज इज द मीडियम टू कन्वे अवर मैसेज टू अदर पर्सन। अगर मैं अपने वर्ड्स में आपको बताऊं, लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और ये कुछ भी हो सकता है। ये आपका हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, मराठी भी हो सकता है, इवन साइन लैंग्वेज। आपने देखा होगा पहले एक चैनल आता था DD1, अभी भी शायद आता है पर लोग उसको शायद बहुत कम देखते होंगे। उसमें ना इवनिंग में 7 o'clock एक न्यूज़ेस उसमें आती थी जिसमें डिफरेंट डमकली होती है, इसमें इशारे करके वो बताते थे। तो आपने देखा होगा कि वो इशारों में बताते थे और वो सब कुछ उनको समझ में आता है। दिस इज ऑल्सो द लैंग्वेज। बहुत सारे एग्जांपल मैं इसमें दे सकता हूँ, बट वीडियो लंबी हो जाएगी। आप इसको समझिएगा कि भाषा की एक माध्यम है किसी भी बात को कहने का। खैर नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पे स्पीकिंग को सीखने के लिए ना हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, एक छोटे से बच्चे का, अ स्मॉल बेबी। यस माय डियर फ्रेंड, क्यों इसका एग्जाम्पल लिया, क्योंकि बेबी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, एक बच्चा एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब इस दुनिया में कोई भी इंसान एज अ बेबी जब वो पैदा होता है या कुछ टाइम पीरियड बाद वो सीखना शुरू करता है। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब हम लोग सीखने के लिए हम लोग एग्रेसिव होते हैं। खैर यहाँ पे हमने छोटे बच्चे का एग्जांपल लिया। अब मेरा सवाल है आपसे, एक बच्चा मैक्सिमम कितने साल में बोलना सीख जाता है? सोचिएगा, बताइएगा, एक बच्चा मैक्सिमम कितने साल में बोलना सीख जाता है? आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे एक बच्चे को, जो आपकी फैमिली में एक छोटा बच्चा, आपके फैमिली में हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है, आपके रिश्तेदार में हो सकता है, आपके भाई के यहाँ, किसी के यहाँ भी एक छोटा बच्चा। आप इसको इमेजिन करिए, आपको पूरा गेम समझ में आएगा पूरा। ठीक है, एक बच्चा छोटा जो बोलने ठीक ठाक बोलना सीख जाता है, मतलब मम्मा पापा बात करना सीख जाता है, लगभग कितने साल में लगभग बोलना सीख जाता है? मेरा सवाल था आपसे, तो लिटरली मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ। एक बच्चा 2.5 से 3 साल की उम्र में ठीक ठाक बात करना, ठीक ठाक बोलना सीख जाता है। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप 2.5-3 साल के बच्चे को मार्केट ले जा लो, फिर वो टॉयज़ की दुकान पे ले जा लो, फिर वो आपको कैसे बेचेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। खैर इतनी डिमांड करेगा ना, ये तो जो एक मैं आपको बता रहा हूँ बीच बीच में। खैर आगे चलते हैं। मिनिमम एक बच्चे की बोलने की शुरुआत कब से होती है? यस माय डियर फ्रेंड, शुरुआत कब से होती है? एक बच्चा लगभग 1 साल में बोलना शुरू करता है, मम्मा पापा बोलना शुरू करता है। अच्छा, इससे पहले भी बच्चा कुछ बोलता है? डायरेक्टली 1 साल में मुंह खोलता है? सो लिटरली मैं आपको बताऊं, बच्चा इससे पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। जब बच्चा 1 महीने का होता है, सबसे पहले वो पहचानना सीखता है, और सबसे ज़्यादा वो एक इंसान को पहचानता है, वो इंसान होता है उसकी माँ। यस माय डियर फ्रेंड, अगर वो बच्चा रो रहा है ना, फिर वो किसी पे चुप नहीं होगा, वो अपनी माँ पे जाके चुप होता है, इवन वो अपने फादर पे भी चुप नहीं होता। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 4 से 5 महीने का। 4 से 5 महीने का बच्चा लगभग हर उस इंसान को पहचानता है जो कि उसकी फैमिली का पार्ट है। यस माय डियर फ्रेंड, जो कि उसकी फैमिली का पार्ट है, जो कि उसको कंडीशन, जो कि उसको रोज दिखाई देता है, जो कि उसको रोज दिखाई देता है, वो उसको पहचानना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि फादर उसके लंदन में रह रहे तो फादर को पहचानेगा, नहीं पहचानेगा। हाँ, अगर रोज देख रहा है जिस भी व्यक्ति को, चाहे वो उसका पड़ोसी क्यों ना, तो भी उसको पहचानना शुरू कर देता है। अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, लगभग 7 से 8 महीने का। 7 से 8 महीने का बच्चा लगभग क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। वो उसको बिठाना सिखा रहे होते हैं, वो धीरे धीरे चलना खिसकना शुरू कर देता है। एट द सेम टाइम अगर आप उसका नाम लेके उसको बुलाओगे, यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है, आप उसको ऐसा करके एग्जाम्पल करके भी देख सकते हो लाइव। अगर आप उसका नाम लेके उसको बुलाओगे तो आपकी तरफ को देखेगा। इवन अगर आप उसके जस्ट पीछे खड़े होकर भी उसका नाम लेके बुलाओगे तो भी आपकी तरफ को देखेगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा। इसका मतलब वो बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड करना शुरू
कर देता है। अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, लगभग 11 से 12 महीने का। एट द सेम टाइम 11 से 12 महीने का जो बच्चा होता है, उसकी जो माँ होती है वो उसको धीरे धीरे चलना सिखा रही होती है, उसको धीरे धीरे उंगली पकड़ के वॉक करना सिखा रही होती है। एट द सेम टाइम जो उसकी माँ होती है, उसकी दुनिया का सबसे पहला वर्ड उसको बोलना सिखाती है। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। पहला वर्ड उसको बोलना सिखाती है और वो वर्ड होता है वहाँ पर माँ। और आपने देखा होगा कि वो बच्चा धीरे 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 माँ बोलना सीख जाता है। उसके बाद उसको दूसरा वर्ड सिखाया जाता है पापा, जनरली केसेस में पापा उसको सिखाया जाता है, धीरे धीरे वो बच्चा पापा बोलना सीख जाता है। उसके बाद तीसरा वर्ड, चौथा, पांचवा, 10, 20, 50, 100, 1000। और एक टाइम ऐसा आता है जब 2.5 से 3 साल की एज में वो बच्चा पूरी की पूरी भाषा को बोलना सीख जाता है। यानी एक बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चा 2.5 से 3 साल की एज में किसी भी भाषा को बोलना सीख जाता है। सपोज करो वो जिस भी जगह पैदा हुआ हो, सपोज करो अगर वो बच्चा आपके लोकल में पैदा हुआ, आप हो सकता है मराठी बोलते हो सकता है गुजराती बोलते हो सकता है हरियाणवी बोलते हो, मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेके चल रहा हूँ आपके साथ, आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। सपोज करो हमारे यहाँ पर लोकल, मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ लोकल हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो सपोज अगर कोई बच्चा देहरादून पैदा हुआ तो बच्चा कौन सी लैंग्वेज बोलना सीखेगा? यस माय डियर फ्रेंड, वो ये बच्चा यहाँ पर हिंदी बोलना सीखेगा। दूसरा, अगर सपोज करो कोई बच्चा गढ़वाल में पैदा होता है जब प्योर गढ़वाली बोली जाती है, यस माय डियर फ्रेंड, ये आपकी भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, आपके आसपास आप मराठी भी बोल सकते हैं, आप गुजराती, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो, वो प्योर उस लैंग्वेज को बोलना वहाँ पर सीखता है। अगर वो बच्चा सपोज हरियाणा में पैदा हुआ जब हरियाणवी बोली जाती है तो आप देखेंगे वो बच्चा हरियाणवी बोलना सीखता है। इवन उसका जो बोलने का जो एक्सेंट है वो भी हरियाणवी आएगा, आप देखोगे वो बच्चा हरियाणवी बोल रहा है। यानी कि अगर आप उस बच्चे को कभी मिलो, आपको उसकी भाषा से समझ में आ जाएगा यार ये तो हरियाणा से बिलोंग करता है। राइट माय डियर फ्रेंड, आगे चलते हैं। सपोज करो अगर वो बच्चा आपको पंजाब में पैदा हुआ तो पंजाबी बोलेगा। अमेरिका में अगर वो बच्चा पैदा हुआ, यस, अगर वो सपोज करो रॉन्ग नंबर लग गया और वो बच्चा अमेरिका में पैदा हो गया तो बच्चा कौन सी लैंग्वेज बोलेगा? यस, वो बच्चा वहाँ पर इंग्लिश बोलना सीखेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करेंगे। एक बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हुआ तो बच्चा इंग्लिश बोलना सीखता है। यानी एक बच्चा जिसको ये नहीं पता कि यार मैंने अगर गीला कर दिया तो मेरे को इसको चेंज कैसे करना है, 2-2.5 साल बच्चे को कुछ नहीं पता होता, वो सेंस में नहीं होता है। एक बच्चा जिसको ये नहीं पता कि यार ये सामने अगर कुछ कीड़े मकोड़े जा रहे हैं इसको नहीं पकड़ना, ये काट भी सकते हैं। एक बच्चा, आपने देखा होगा, कुछ भी पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ भी उठा लेता है अपने हाथ में। एक बच्चा जिसको ये नहीं पता कि यार मैंने अगर छत से नीचे देखा तो मैं गिर जाऊंगा, या सामने अगर वाटर बॉयल हो रहा है या आग अगर जल रही है तो मैं उसमें हाथ डालूंगा तो मेरे को आग भी लग सकती है। वो बच्चा जिसको ये नहीं पता कि यार मैं अगर रोड पे जाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट या मेरे को चोट भी लग सकती है, वो बच्चा अगर 2.5 से 3 साल की उम्र में इंग्लिश बोलना सीख सकता है। यस माय डियर फ्रेंड, वो बच्चा अगर 2.5 से 3 साल की उम्र में इंग्लिश बोलना सीख सकता है। वाई कांट अस? हम इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख सकते? इस दुनिया का सबसे आसान काम इंग्लिश बोलना है, क्योंकि जिस काम को अगर एक 2.5 से 3 साल का बच्चा कर सकता है उस काम को इस दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। उस बच्चे ने इंग्लिश बोलना बाद में सीखा, उस बच्चे ने इंग्लिश लिखना और पढ़ना बाद में सीखा, इंग्लिश बोलना उसने पहले सीखा। यानी वो बच्चा स्कूल जाने से पहले इंग्लिश में बात कर रहा था। हम लोग हिंदी बोलना पहले सीखते हैं, हम लोग इसको लिखना और पढ़ना हम लोग बाद में सीखते हैं। हमने असेनार तो बाद में सीखा, हिंदी बोलना हम लोगों ने पहले सीखा, असेनार तो हमने स्कूल में जाके सीखा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो बच्चा, यानी कि अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मिथ यहाँ पे मैं आपको ब्रेक करूंगा कि आपको, बहुत सारे लोग आपके ना हमारे बीच में ऐसे रहते हैं, उनको लगता है यार हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हमको तो इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता सर, हमको कैसे कुछ भी नहीं आता। तो लिटरली मैं आपको बताऊं, जब वो बच्चा बिना स्कूल गए, यस माय डियर फ्रेंड, वो बच्चा बिना स्कूल गए इंग्लिश बोलना सीख सकता है। वाई कांट अस? जिस काम को अगर 2.5 से 3 साल का बच्चा कर सकता है उस काम को इस दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। अगर 2.5 से 3 साल का बच्चा इंग्लिश बोलना सीख सकता है, हमने हिंदी बोलना सीखा, हमने हिंदी पहले बोलना सीखा, असेनार तो हमने स्कूल में जाके सीखा, हमने गढ़वाली पहले बोलना सीखा, गढ़वाली लिखना, या हमने पंजाबी पहले बोलना सीखा, पंजाबी लिखना हमने बाद में सीखा। माय डियर फ्रेंड, अगर एक बच्चा इस काम को कर सकता है तो इस दुनिया का कोई भी इंसान इस काम को कर सकता है। अब थोड़ा प्रूफ करने पे चलेंगे। मैंने बोला प्रूफ करने पे, अब क्या उस बच्चे ने इंग्लिश बोलने के लिए कभी रीडिंग किया? क्या उसकी माँ ने उसको ऐसा बोला, ले तो अब 6 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, तो रीडिंग कर ले तभी तेरे को इंग्लिश बोलना आएगा, नहीं तो नहीं आएगा? लिटरली मैं आप बताऊं, उस बच्चे की माँ ने उसको कभी नहीं बोला, यानी उस बच्चे ने इंग्लिश बोलना सीखने के लिए कभी रीडिंग नहीं किया। हमने हिंदी बोलना सीखने के लिए कोई रीडिंग नहीं किया, 2 से 2.5 साल की उम्र था। राइट माई डियर फ्रेंड्स, सो क्या अगर मैं बोलूँ कि रीडिंग से इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना आता है, सो अगर मैंने बोला रीडिंग आपको हेल्प नहीं करता, यानी रीडिंग से इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो एम आई राइट? यस और नो? यस। दूसरा,
अगर मैंने बोला राइटिंग से इंग्लिश नहीं आता, क्योंकि उस बच्चे की माँ ने उसको कभी लिखने के लिए नहीं बोला, उस बच्चे की माँ ने ये नहीं बोला ले तो नोट्स बना ले। अगर मैंने बोला कि ग्रामर से इंग्लिश नहीं आता, उस बच्चे ने इंग्लिश बोलना सीखने के लिए कोई ग्रामर पढ़ा नहीं, हमने हिंदी बोलना सीखने के लिए कोई व्याकरण पढ़ा नहीं। आप सोचो, आप अपने घर में, आपके घर में कोई भी एक छोटा बच्चा हो सकता है, क्या उस बच्चे को आपने व्याकरण सिखाया, ग्रामर सिखाया? हिंदी बोलने के लिए क्या आपने व्याकरण सिखाया? उस बच्चे ने कभी ग्रामर पढ़ा नहीं, उस बच्चे ने कभी टेंसेस पढ़ा नहीं। इस इंग्लिश को बोलने के लिए हमने कभी व्याकरण को पढ़ा नहीं, हमने कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विश्लेषण हमने कभी कुछ पढ़ा नहीं। उस बच्चे ने कभी इंग्लिश सीखने के लिए ट्रांसलेशन किया नहीं, उस बच्चे ने किसी दूसरी भाषा से ट्रांसलेशन नहीं किया। यूट्यूब पे आप जाओगे ना, बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बोलना सीखा। मैं लिटरली आपको बताऊं, आपको हिंदी से इंग्लिश जाने की जरूरत ही नहीं है यार, जरूरत ही नहीं है। आप बिना हिंदी को यूज किए भी डायरेक्ट इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। वीडियो के साथ बने रहिएगा, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि बिना हिंदी को यूज किए भी हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। सो अगर मैंने बोला इवन उस बच्चे ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया इंग्लिश सीखने के लिए जो हम लोग करते हैं, उसके बाद भी उसको इंग्लिश बोलना आ गया, और हमको आज तक भी इंग्लिश बोलना नहीं आया। तो अगर मैंने बोला रीडिंग से इंग्लिश नहीं आता, मैं राइट यस और नो? यस। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो आप यस बोलते हुए चलेंगे। अगर मैंने बोला रीडिंग से इंग्लिश नहीं आता है, मैं राइट यस और नो? यस। अगर मैंने बोला राइटिंग से इंग्लिश नहीं आता, मैं राइट यस और नो? यस। अगर मैंने बोला ग्रामर से इंग्लिश नहीं आता, मैं राइट यस और नो? यस। अगर मैंने बोला टेंसेस से इंग्लिश नहीं आता, मैं राइट यस और नो? यस। अगर मैंने बोला ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं आता, मैं राइट यस और नो? इवन आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन करेंगे, मैंने वही आपको बात बोली, उससे इंग्लिश नहीं आएगा, क्योंकि उस बच्चे ने ऐसा कोई काम किया नहीं इंग्लिश सीखने के लिए जो हम लोग करते हैं, उसके बाद भी उसको इंग्लिश बोलना आ गया, और हमको आज तक भी इंग्लिश बोलना नहीं आया। एक बच्चा अपने लाइफ में, अपने एजुकेशनल लाइफ में, एक बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, देन फर्स्ट टू 12, लगभग 15 ईयर्स, अगर वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, 15 ईयर्स वो इन सारी चीज़ों के साथ अपने स्कूल में व्यतीत करता है, अपने स्कूल में स्पेंड करता है, राइट। अगर मैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को भी छोड़ दूँ तो फर्स्ट से लेके 12 तक करीब 12 साल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ग्रामर, ये सब चीज़ें वो लोग बच्चा पढ़ता है। सोचो, इवन अगर हम लोग हिंदी मीडियम के बारे में बात करें तो जहाँ पे छठी से स्कूल में ABCD आती है, तो भी वो बच्चा लगभग 7 साल, यस माय डियर फ्रेंड, 7 साल वो बच्चा लगभग इन सारी चीज़ों के साथ बिताता है। आप सोचो, अगर 7 साल, मिनिमम को लेते हैं, मैक्सिमम को छोड़ते हैं, मिनिमम को पकड़ते हैं यार, अगर 7 साल उस बच्चे ने इंग्लिश में ये सारी चीज़ें पढ़ी, उसके बाद भी अगर उसको इंग्लिश बोलना नहीं आया, आपने अगर ये सारी चीज़ें पढ़ी, उसके बाद भी अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आया, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 2-2.5 महीने के कोर्स में मैं आपको ग्रामर सिखाऊं, टेंस सिखाऊं और आपको इंग्लिश बोलना आ जाए? यस माय डियर फ्रेंड, उस बच्चे ने ऐसा कुछ काम किया नहीं, उस बच्चे ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो हम लोग करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, उसके बावजूद भी उसको इंग्लिश बोलना आ गया और हमको आज तक भी इंग्लिश बोलना नहीं आया। तो इसलिए मैंने बोला था कि ग्रामर और टेंसेस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सो नाउ इट्स टाइम टू प्रूव, और मैंने आपको ये प्रूव कर दिया है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा एक बार, राइट। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन निकल के आते कि सर अगर इंग्लिश ऐसे नहीं आता तो कैसे आता है? अच्छा, ऐसा नहीं कि इन चीज़ों को पढ़ने से इंग्लिश इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि इनसे नहीं आता, आता है। कितने टाइम पीरियड के लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसे भूल भी जाते हैं। खैर, अब क्वेश्चन निकल के आता है कि सर अगर इंग्लिश ऐसे नहीं आएगा तो कैसे आएगा? सो आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आएगा? देखिए, उस बच्चे ने जब पहली बार माँ बोला तो उसने एकदम से माँ बोला या उसको टाइम लगा? यस माय डियर फ्रेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस बच्चे को टाइम लगा, ये एकदम से माँ बोला? जब बच्चा लगभग 1 साल का हो जाता है ना, तो जब उसकी फैमिली मेम्बर्स या इवन सबसे ज़्यादा जो उसके करीब रहती है वो होती है उसकी माँ, और उसकी जो माँ होती है वो उसको इंग्लिश बोलना सिखा रही होती है, तो या उसकी माँ उसको हिंदी बोलना सिखा रही होती है, या उसकी माँ उसको गुजराती बोलना सिखा रही होती है, जिस भी जगह वो पैदा हुआ है। खैर, जब उस बच्चे की माँ ने उसको पहली बार माँ बोलना सिखाया, अब आप इसको अम्मी ले सकते हैं, आप इसको मॉम ले सकते हैं, आप इसको जो भी आपको, आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ की लैंग्वेज को आप इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब उस बच्चे की माँ ने उसको सबसे पहले माँ बोलना सिखाया, तो क्या उसने एकदम से माँ बोला है, उसको टाइम लगा? यस, उसको टाइम लगता है। बच्चा एकदम से माँ नहीं बोलता, पहले तो वो सुनेगा वो क्या बोल रहे हैं, पहले तो सुनेगा। माना पहले दिन उसको सिखाया बेटा माँ बोलो, माँ माँ बोलो माँ, तो पहले तो मुँह ही देख रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, अब वो सुन के परेशान हो गया। उसने बोला ऐसे तो माँ छोड़ेगी नहीं, तो वो थोड़ा कोशिश करके बोल जाता है। तो लगभग 7 से 8 दिन, या हम लोग बोलें कि लगभग 8 से 10 दिन करीब, वो बच्चा, ये एवरेज मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ केसेस में ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ केसेस में कम भी हो। 8 से 10 दिन एक एवरेज टाइम पीरियड होता है जब एक बच्चा माँ बोलना सीख जाता है। अच्छा, इस माँ बोलने सीखने में जो टाइम पीरियड है, क्या उसकी माँ ने उसको दिन में 1 घंटे की क्लास दी कि 2 घंटे की क्लास दी? आप सोचो, उस बच्चे की माँ ने उसको कोई भी क्लास नहीं दी। क्या उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स था कि यार मॉर्निंग ही सिखाऊंगी कि इवनिंग सिखाऊंगी? भाई इवनिंग में बर्तन साफ करने होते हैं, मॉर्निंग में खाना बना या नाश्ता बनाना होता है, कि दोपहर में सिखाऊंगी? ऐसा कुछ टाइम पीरियड फिक्स था?
उसका कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं था। क्या उसका कोई ड्यूरेशन फिक्स था कि यार 10 मिनट सिखाऊंगी, 20 मिनट सिखाऊंगी, उसके बाद नहीं सिखाऊंगी क्योंकि मेरे को खाना भी बनाना है, ऐसा कुछ था नहीं। यानी कि उस बच्चे की माँ ने उसको माँ बोलना किसी भी समय, किसी भी टाइम, मॉर्निंग या इवनिंग, और कितने भी टाइम के लिए उसको सिखाया, उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं था। यानी कि माँ बोलना जो उसका प्रोसेस था, ये प्रोसेस उस बच्चे के साथ कई बार किसी भी समय और किसी भी टाइम हुआ, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं था। यस माय डियर फ्रेंड, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। उस 8 से 10 दिन के टाइम पीरियड में उस बच्चे ने माँ बोलने से पहले, यस माय डियर फ्रेंड, उस बच्चे ने माँ बोलने से पहले उस माँ वर्ड को कई बार सुना। यस, उस बच्चे ने उस माँ वर्ड को कई बार सुना। सुनना बहुत जरूरी है यार। अगर आप किसी भी भाषा को बोलना सीखना चाहते हो तो लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में अगर आपको किसी भी भाषा को सीखना है तो लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। लिसन किया, उस बच्चे ने उस माँ वर्ड को सुना उस 8 से 10 दिन के टाइम पीरियड में, और जब उसने उस माँ वर्ड को सुना उसके बाद उसने एक बार उस वर्ड को बोला, और एक बार बोलने के बाद उसने कई बार उस वर्ड को रिपीट किया, जिसकी वजह से उसको माँ बोलना आया। यस और नो? यस, लिसन, स्पीक एंड रिपीट। मेरे साथ बोलेंगे, लिसन, स्पीक एंड रिपीट। दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला। यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी भाषा अगर आपको सीखना है, इवन इस दुनिया में हर एक बच्चा जो पैदा होता है, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो इंसान का हो, कोई भी, चाहे वो कोई भी इंसेक्ट हो, कोई भी, अगर वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी लैंग्वेज को सीखता है, सो लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इट्स नॉट अबाउट ओनली इंग्लिश। अगर आपको जापानीज सीखना है, आपको चाइनीज सीखना है, आपको ऑस्ट्रेलियन सीखना है, आपको कोई भी रीजनल लैंग्वेज सीखना है, आपको कन्नड़ सीखना है, मलयालम सीखना है ना, सबसे पहले सुनो। इंग्लिश को अगर इंप्रूव करना है तो उसको सुनो। अब यहाँ पे ना एक दिक्कत आती है लोगों के साथ, बोले सर सुनने की तो बहुत कोशिश करते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है। खैर, ये एक लंबा डिस्कशन है। इन फ्यूचर कभी हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि लिसनिंग का एक्चुअल तरीका क्या है। खैर, कम बैक करते हैं। लेसन, स्पीक एंड रिपीट यूनिवर्सल फॉर्मूला है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। अब लिसन तो समझ में आ गया यार, स्पीकिंग भी समझ में आ गया। रिपीट, रिपीट का मतलब क्या होता है? बार बार करना। रिपीट का मतलब क्या होता है? दोहराना, यानी उसको प्रैक्टिस करना। यस माय डियर फ्रेंड, रिपीट का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस करना। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि यार प्रैक्टिस करने से इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो अब यहाँ पे बड़ा सस्पेंस हो जाए। बोले सर अभी जब हम शुरू से चल रहे थे ना, हमें लग रहा था ऐसा नहीं होता, पर वो हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। खैर, मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रूव भी करूँगा। तो प्रूव करूँगा तो आपको पॉइंट पूरा सेट हो जाएगा यार इंग्लिश के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई प्रैक्टिस करने से इंग्लिश बोलना नहीं आता? रीज़न बीइंग, क्योंकि हमारा जो तरीका है प्रैक्टिस करने का, वो तरीका ही हमारा गलत है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो आप, अब हो सकता है आप स्कूल स्टूडेंट हो सकता है आप कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है स्कूल में आप 12th में हो, 10th में हो, 9th में, 7th में, हो सकता है आप हाउस वाइफ हो सकता है आप कोई भी हो। अब इसको आप इमेजिन करिएगा, जिन्होंने 12th कर लिया 12th इमेजिन करना, जिन्होंने 10th कर लिया 10th इमेजिन करना, जो 5th में पढ़े हैं 6th में पढ़े वो 6th को इमेजिन करना, जो भी आपने लास्ट क्लास या जो भी आपने ऐसा कॉमन क्लास एग्जाम पास किया है आप उसको इमेजिन करना। जस्ट इमेजिन। ग्रेजुएशन वाले भी 12th को इमेजिन करना, यानी कि ग्रेजुएशन को करें। खैर, कर सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, मैं मजाक कर रहा हूँ। सीरियसली इसको आप लेके चलिएगा, बड़ा मजा आएगा इंग्लिश सीखने में यार। इंग्लिश में सपोज करो अभी हम लोग 12th क्लास में, 12th क्लास में हम लोग हैं, आप इसको 10th इमेजिन करो, आप ग्रेजुएशन में है उसको इमेजिन करो, डजेंट मैटर। मैं 12th का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। सपोज करो हमारे 12th के एग्जाम चल रहे हैं। अब 12th में हम लोग जब है ना, तो अपने पास जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो यार कोई वीक सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। वीक सब्जेक्ट मतलब जैसे कि मैं अगर पर्सनली मैं बात करूं तो आई वाज वीक इन केमिस्ट्री। मेरे को केमिस्ट्री में बड़ी दिक्कत होती थी। मतलब केमिस्ट्री में मैंने कभी ये नहीं बोला कि ये भगवान मेरे को केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन दे दो, मैंने बोला पास करा दो, इतना बहुत है, इसमें तुम्हें फेल होने के खतरे ज़्यादा हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आपका हो सकता है केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी हो सकता है, साइंस हो, मैथ हो, कोई भी हो सकता है। आप उसको इमेजिन करना। सपोज करो यार अपना वीक सब्जेक्ट का टेस्ट है कल, अब केमिस्ट्री का टेस्ट है कल। अब हम लोग आज रात क्या कर रहे हैं? हम लोग रट रहे हैं, याद कर रहे हैं कोई फार्मूला, कोई भी ऐसी चीज़ें, आर्टिकल्स, न्यूमेरिकल, जो भी हमारे हाथ लगा वो सब हम लोग याद कर रहे हैं। मतलब इंग्लिश में कहावत है बाय हुक एंड क्रुक, जैसे भी करके, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर हम याद करके हमें अगले एग्जाम में पास होना है। अब मजे की बात क्या होती है यार कि सपोज आज कल हमारा एग्जाम है, और आज की जो रात होती है ना, उसमें अपनी आँख भी रात को 2-3 बजे खुल जाती है। यस माय डियर फ्रेंड, अपनी आंख भी रात को 2-3 बजे खुल जाती है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो अपने को पूरे साल भर याद नहीं हुआ वो सडनली उस रात को हमको याद
हो जाता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि जो हमको सब कुछ याद नहीं हुआ आज तक भी, वो हमको सब कुछ याद हो जाता है। उसके बाद जैसे हम लोग स्कूल पहुँचे, जैसे क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आया, जो भी हमको आता था वो तो हम लोगों ने कर दिया, और जो नहीं आता था वो भी इधर उधर से कैसे भी करके। अच्छा बॉस, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जैसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। 99% लोग ऐसे होते हैं, कुछ एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं जो नकल नहीं करते, कॉपी नहीं करते, या कुछ ज़्यादा नंबर्स में अब हो गए होंगे। बट मैं एक बार बताऊँ ना, 90% लोग तो ऐसे ही होते हैं, कैसे भी करके पास होना है बस। खैर, अब कैसे भी करके उन्होंने उसको एग्ज़ाम को फिल किया, और जैसे ही उन्होंने आंसर शीट को सबमिट किया, जैसे ही वो स्कूल से बाहर आए, जो भी उनको आता था वो धीरे धीरे सब कुछ उनके माइंड से गायब होना शुरू हो जाता है, स्किप होना शुरू हो जाता है। और अगर आज मैं आपको बोलूं, आज की डेट में आप वेबिनार देख रहे हो, आज मैं आपको बोलूं भाई उसी सब्जेक्ट का एग्जाम आपका दोबारा होगा, आपका रिजल्ट कैंसिल हो गया जी, उसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम दोबारा होगा, आपको दोबारा देना है और राइट नाउ देना है विदाउट एनी स्टडी। इज इट पॉसिबल आप पास भी हो पाए? मैं लिटरली आपको बताऊं यार, अगर हाल फिलहाल में दिया होगा तो हो सकता है आपको कोई याद, अगर 2-3 साल पहले आपने 12th किया या 10 साल पहले आपने 12th किया तो अपने को कुछ भी याद नहीं होगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, हर वो चीज़, दिस इज द गोल्डन स्टेटमेंट, याद रखिएगा हमेशा, हर वो चीज़ जिसे हम लोग याद करते हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं, और जिस चीज़ को हम लोग याद करते नहीं उसको हम कभी भूलते नहीं। हर वो चीज़ जिसे हम लोग याद करते हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं। उस बच्चे ने उस मावर्ड को कभी याद नहीं किया। खैर, अब ना अभी जो प्रॉब्लम है ना हमारे साथ, सबसे पहली कौन सी वाली, वो जो हमने वेबिनार में स्टार्ट किया था, कौन सी वाली, मैंने पूछा था भाई क्या दिक्कतें आती है इंग्लिश बोलते हुए, सबसे पहली प्रॉब्लम जो निकल के आई थी, जो मोस्टली लोगों के साथ आती है, लैक ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी की ना, अभी के अभी उसका आंसर मैं आपको देने वाला हूं। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ ना, आज के बाद आपको उस वोकैबुलरी को कभी याद करना नहीं पड़ेगा, अभी के अभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे चलते हैं। खैर, अब वोकैबुलरी की अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसका ना सबसे पहले हमें ओरिजिन देखना पड़ेगा, यार ये पैदा किधर से हुई, कहाँ से निकल के आई, इसका बेस क्या है, क्यों हमको ये दिक्कत हुई है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ना बैक चलते हैं अपने स्कूल की तरफ, और मैं लिटरली आपको एक मजे की बात बताने वाला। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है ना हमारे साथ, दरअसल में ना ये प्रॉब्लम हमको गिफ्ट मिली है। अब आप बड़ा मन खुश हो जाएगा, बोला गिफ्ट, किसने गिफ्ट दिया? मैं लिटरली आपको बताऊँ, द सिस्टम, वो जो एजुकेशन सिस्टम है ना हमारा, ये उसमें कुछ हमारी खामियां हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारे साथ आज हो रही हैं। क्या खामियां हैं उस पर हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे, फिलहाल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अब आप याद करो, जब हम लोग छोटी क्लास में होते थे ना, तो उस समय ना हमारे जो टीचर्स होते थे इंग्लिश के, वो हमें कुछ वर्ड मीनिंग निकल के आते थे, जो सब्जेक्ट में चैप्टर्स में वो हमको कुछ लिखने के लिए देते थे या हमें याद करने के लिए देते थे। मान लो, जस्ट अज्यूम दैट कि भाई हमारा कल पेपर है, टीचर ने बोला फर्स्ट चैप्टर में कि भाई हर एक चैप्टर में लगभग 30 to 40, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, 30 to 40 वर्ड्स निकल के आते थे। तो टीचर ने बोला भाई इनको याद करके आना, इनका कल टेस्ट होगा। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसे याद करते थे, भयंकर तरीके से याद करते थे, भयंकर तरीके से रट लेते थे। और उसके बाद जैसे ही हम लोग स्कूल पहुँचे, टीचर ने 30-40 में से लगभग 20 वर्ड सपोज करो बोर्ड पे लिख दिए। अब जो बोर्ड पे लिख दिए ना, चूँकि हमने तो रटे हुए थे, सब कुछ फटाफट से हमने आंसर कर दिए एक्यूरेट। अच्छा, अपने साथ में कुछ ऐसे महान आत्माएं ऐसी होती थी जो कि उनको सीरीज से याद करके आते थे। अब आपको याद आ रहा होगा अपने स्कूल टाइम पे, कुछ बच्चे अपने पास ऐसे होते थे वो सीरीज से याद करते थे, मतलब एक के नीचे एक रट के आते थे। खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। आगे चलते हैं। अब टीचर ने 20 जो हमारे वर्ड्स दिए थे ना, उसको आंसर चेक करना शुरू किया। चूँकि हमने सब रटे हुए थे, फटाफट से उसने हमारे आंसर चेक किए और हमारे सारे आंसर सही निकल गए। अब नंबर मिल गए 20/20, साथ में मिल गया स्टार। अब स्टार देखती हम भी खुश, टीचर भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। टीचर को लगा मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा है, हमको तो पता ही है हमने क्या किया, फिर भी हमारे नंबर पूरे आ गए। और पेरेंट्स इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको लगा हमारा बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम तब नहीं है जब हम लोगों ने पहले चैप्टर के हम लोग 20/20 नंबर लेके आ गए, प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। और उसके बाद जब हम लोग सेकंड चैप्टर के हम लोग वर्ड मीनिंग को याद कर रहे हैं, तब तक पहले चैप्टर के वर्ड मीनिंग हमारे माइंड से गायब होना शुरू हो जाते हैं। अब हम लोग थर्ड चैप्टर के वर्ड्स को हम लोग याद कर रहे हैं, पिछले 2 के गायब हो गए, फोर्थ के याद कर रहे हैं, पिछले 3 के गायब हो गए। अगर 10 चैप्टर हैं तो पिछले 9 चैप्टर के वर्ड मीनिंग गायब हो गए। और एक टाइम ऐसा आता है 10 के 10 चैप्टर के वर्ड मीनिंग हमारे माइंड से गायब होना शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला, हर वो चीज़ जिसे हम लोग याद करते हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं। हर वो चीज़ जिसे हम लोग याद करते हैं हम लोग भूल जाते हैं, और जिस चीज़ को हम लोग याद करते नहीं हम कभी भूलते नहीं। आप सोचो, इंग्लिश बोलते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको आती है किस चीज़ की? वोकैबुलरी की।
वर्ड्स की। जब भी हम लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं ना यार, हमारे माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं आते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है। और अभी कभी मैं इसका सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा इस वेबिनार को अटेंड करते हुए। आप सोचो उस बच्चे ने, देखो एक लैंग्वेज बोलने के लिए हजारों लाखों वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, एक लैंग्वेज बोलने के लिए हजारों लाखों वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। और लगभग पिछले आधा एक घंटे से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, पिछले 1-1.5 घंटे से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, और आपने देखा मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स में यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब आप सोचो जरा, इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करो जो मैं अभी बोल रहा हूँ, कि मैंने कितने सारे वर्ड्स इस सेंटेंस में यूज़ किए हैं। यानी एक लैंग्वेज बोलने के लिए आप सुबह से जब आप उठते हो और शाम को जब आप सोने जाते हो, उसके बीच में बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें आप करते हो, यानी एक भाषा बोलने के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। आप सोचो उस बच्चे ने एक भी वर्ड याद नहीं किया, उस बच्चे ने एक सिंगल वर्ड भी 2.5 से 3 साल में बोलना सीख गया, पर उस बच्चे ने एक सिंगल वर्ड भी याद नहीं किया। आप सोचो ऐसा कैसे हुआ, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आपने हिंदी बोलना सीखा पर आपने एक सिंगल वर्ड भी याद नहीं किया। और आज हम लोग जब भी इंग्लिश बोलने के बारे में बात करते हैं, तभी जब भी मुंह खोलो हमारे माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं आते। उस बच्चे ने उस भाषा को सीखने के लिए, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, उस वर्ड्स को सीखने के लिए उसने कुछ वर्ड्स को कभी रटा नहीं। सवाल आता है उसने माँ कब कब बोला, सवाल आता है उसने माँ कब कब बोला, यानी कि उसने माँ कब कब बोला। अब लिटरली मैं आपको बताऊं, उस बच्चे ने उस माँ वर्ड को याद नहीं किया, उसने उस माँ वर्ड को क्या किया, उसने उस माँ वर्ड को क्या किया, यूज़ किया। यस माय डियर फ्रेंड्स, उसने उस माँ वर्ड को याद नहीं किया। उसने माँ वर्ड कब कब बोला, उसने जब जब उसकी माँ उसके सामने, उसने माँ बोला। जब जब उसको भूख लगी तो उसने माँ बोला, प्यास लगी तो उसने माँ बोला, गिर गया तो माँ बोला, चोट लगी तो माँ बोला, किसी ने ज़बरदस्ती उठा लिया तो माँ बोला। अदरवाइज उसने एक बार भी उस माँ वर्ड को याद नहीं किया। इट मीन्स उसने उस माँ वर्ड को प्रैक्टिस नहीं किया। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना यार, कोई भी वर्ड मिल जाए याद करना शुरू कर देते हैं, कोई भी वर्ड मिल जाए प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, रट लेते हैं। 2 दिन रटेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे, चौथे दिन रटेंगे, 5वें दिन भूल जाएंगे। अपने साथ हमेशा से यही होता आ रहा है स्कूल टाइम से, कि हम लोग वर्ड मीनिंग को याद करते हैं, वोकैबुलरी को याद करते हैं, और जब बोलने की बारी आती है तब वो वर्ड्स हमारे माइंड में नहीं आते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर वो चीज़, मैंने आपसे बोला, दिस वाज द गोल्डन स्टेटमेंट व्हाट आई टोल्ड यू, कि हर वो चीज़ जिसे हम लोग याद करते हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं, और जिस चीज़ को हम लोग याद करते नहीं उसको हम कभी भूलते नहीं। उसने, उस बच्चे ने उस माँ वर्ड को रटा नहीं, उस बच्चे ने उसको यूज़ किया। क्या किया उसने? उसको यूज़ किया। इट मीन्स उसने प्रैक्टिस नहीं किया। कब कब यूज़ किया? जब जब कोई सिचुएशन हुई। इट मीन्स उसने उस बच्चे ने उस माँ वर्ड को रटा नहीं, उसने उस माँ वर्ड को यूज़ किया। कब कब यूज़ किया? जब जब कोई सिचुएशन हुई। इट मीन्स उसने प्रैक्टिस नहीं किया, उसने किया सिचुएशनल प्रैक्टिस। और सिचुएशनल प्रैक्टिस करने के बाद उस बच्चे के माइंड में हजारों लाखों वर्ड्स फ्लोट होना शुरू हो गए, क्योंकि एक दिन में हमारे पास 86,400 सिचुएशंस होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फिगर कहाँ से निकल के आया 86,400? मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं बात कर रहा हूँ 86,400 सेकंड्स के बारे में। यस, 86,400 सेकंड्स हमारे पास होते हैं एक दिन में, 24 घंटे के अंदर, और हर एक सेकंड एक सिचुएशन बदल जाती है। हजारों लाखों सिचुएशंस हमारे साथ होती हैं इस पूरे दिन भर में। नेचुरल सेकंड्स भी काउंट कर सकते थे, पर वो हम लोग पकड़ नहीं सकते ना, एक एक सेकंड को तो पकड़ सकते हैं, इसके लिए खाली 86,400 सेकंड्स लिए हैं। हर सेकंड एक सिचुएशन, हर पल एक सिचुएशन बदल रही है, और इस बच्चे ने कभी उस वर्ड को याद किया नहीं, उसने उसको सिचुएशनली यूज़ किया। सिचुएशनली यूज़ करने की वजह से, यानी सिचुएशनल प्रैक्टिस करने की वजह से उस बच्चे के माइंड में हजारों लाखों वर्ड्स फ्लोट होना शुरू हो गए। और हम लोग आज भी, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई इंग्लिश में वर्ड्स बताओ बिना रुके, फटाफट से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 60 सेकंड्स का, लिटरली मैं आपको बताऊँ 2 वर्ड 4, 5, 10, 20, 50, उसके बाद हमारा माइंड ब्लैंक हो जाएगा। 10, 20 भी नहीं जा पाओगे, हमारा माइंड ब्लैंक हो जाएगा। क्योंकि अगर जाते तो इसका मतलब हमारे माइंड में वर्ड आना है, तो फिर वेबिनार क्यों अटेंड किया? क्योंकि हमको वर्ड्स नहीं आते ना सर। प्रॉब्लम क्या है? वर्ड्स नहीं आते ना। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं भी तो आपसे ये बोल रहा हूँ कि अपने माइंड में वर्ड्स ही नहीं आते, कहाँ से बोलेंगे हम लोग वर्ड्स को? पता बहुत कुछ है, मन मन में घूमते हैं, क्योंकि हमने रटे हैं, मन मन में घूमते, इसलिए वो मुंह पे नहीं आते। उस बच्चे ने कभी प्रैक्टिस किया नहीं, उसने उसको यूज़ किया। क्या यूज़ किया उसने? उसको सिचुएशनली, यानी उस बच्चे ने सिचुएशनल प्रैक्टिस किया। और सिचुएशनल प्रैक्टिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू बिल्ड द वोकैबुलरी। उस बच्चे ने उस वर्ड्स को याद किया नहीं, उसने उसको सिचुएशनल प्रैक्टिस किया। हमेशा याद रखना है, सिचुएशनल प्रैक्टिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू बिल्ड द वोकैबुलरी। ध्यान से समझना। उस बच्चे ने 1 साल में बोलना शुरू किया और 2.5 से 3 साल में बोलना सीख गया, यानी प्रैक्टिकली उसको 1 से 1.5 साल का टाइम पीरियड मिला। 1 से 1.5 साल के टाइम पीरियड में उस बच्चे के माइंड में हजारों लाखों वर्ड्स आ गए, हजारों लाखों वर्ड्स फ्लोट होना शुरू हो गए बिना याद किए। आप सोचो, सिचुएशनल प्रैक्टिस ना
इतना पावरफुल टूल है कि अगर एक बच्चा जिसको सेंस ही नहीं है यार वो कर क्या रहा है, अगर वो बच्चे के साथ ये सिचुएशनल प्रैक्टिस इतना बड़ा गेम कर सकती है, उस बच्चे के माइंड में हजारों लाखों वर्ड्स फ्लोट करा सकती है। वाई कांट यू, वाई कांट अस, हमारे माइंड में क्यों नहीं हो सकते? बशर्ते अपना बिना दिमाग लगाए ना सिस्टम को फॉलो करना। सिस्टम सिखाता है, सिस्टम को फॉलो करना, एंड आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। वो वोकेबलरी इंग्लिश बोलने में सबसे बड़ी दिक्कत थी ना, लैक ऑफ वर्ड्स की, मिल गया ना सॉल्यूशन। वोकेबलरी को याद नहीं करना, सिचुएशनल यूज़ करना। और सिचुएशनल यूज़ कैसे करना है, इन फ्यूचर जब भी हम लोग मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि सिचुएशनल प्रैक्टिस कैसे करना है। कनेक्टिविटी में रहिएगा, बात करते रहिएगा, मैसेज पे लगातार, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे अवेलेबल है हम लोग। व्हाट्सएप का नंबर फ्लोट हो रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, व्हाट्सएप का नंबर आप वहाँ से सेव कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप जुड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, खैर इन फ्यूचर इस पर बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की बात हम लोग बाद में भी करेंगे, राइट। खैर आगे चलते हैं। सिचुएशनल प्रैक्टिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू बिल्ड द वोकेबलरी। इस दुनिया में यही एक ऐसा तरीका है जो आपकी वोकेबलरी को बिल्ड कर सकता है। अदरवाइज आप मार्केट में देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, बहुत सारे टीचर्स आपको सजेस्ट करेंगे, आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे क्या 10-10 वर्ड मीनिंग पढ़ रहे याद कर लो, महीने के 300 होते, 3 महीने के 900 होते, 900 वर्ड तो बहुत होते हैं। हमारे एक टीचर थे, वो भी बोलते हैं यार 900 1000 वर्ड इंग्लिश के आ गए तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता। मैं मजे की बात आपको बता रहा हूँ, आपने 10 वर्ड याद किए, ओके जी, 20 याद किए, ओके जी, पर 30वां याद करोगे तो पिछले 10-20 भूल जाओगे। आगे 10 याद करेंगे, पिछले 10 भूल जाएंगे, ऐसे आगे आगे हम लोग करते रहेंगे और पीछे पीछे हम लोग बोलते रहेंगे। एक बंदर की कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक बंदर खेत में गया, भूख लग रही थी, भुट्टे तोड़े। भुट्टे आप समझते हैं ना, मकी 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 उसने तोड़ी। उसने बोला यार आज तो पार्टी होगी, सारे के सारे लेके जाऊंगा। मकी तोड़ी उसने, शॉर्टकट में सुना रहा हूँ। मकी तोड़ी उसने, बगल में फंसाई, एक तोड़ी बगल में फंसाई और ऐसा करके उसने पूरा खेत तोड़ डाला। पर जब वो घर पहुंचा तो एट द एंड उसके पास एक ही मक्खी थी। क्यों? क्योंकि जैसे उसने मक्खी तोड़ी, बगल में फंसाई, और जैसे दूसरी तोड़ी उसको बगल में फंसाने लगा, जैसे हाथ ऊपर उठाया पहले वाली गिर गई। ऐसा वोकेबलरी के साथ होता है हमारे साथ कि जैसे 10 याद किए, याद हो गए, जो अगले 10 याद किए वो पिछले भूल गए, अगले 10 याद किए। रटने से नहीं आएंगे वोकेबलरी, याद करने से नहीं आएगा, सिचुएशनल प्रैक्टिस करने से आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, आप भी थक गए होंगे। 5 मिनट का ब्रेक यहाँ पे हम लोग लेंगे, टाइम नहीं लेंगे, मैंने आपसे बोला ना। हालांकि कमांड आपके हाथ में, आप पॉज कर सकते हैं, पर नहीं करना ना, कंटिन्यू देखना है, तभी तो समझ में आ गया यार, समझ में आ गया। सो माय डियर फ्रेंड, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। थैंक यू सो मच। 5 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू माय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और लास्ट हम लोगों ने सीखा कि सिचुएशनल प्रैक्टिस एक लौता ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी वोकेबलरी को बिल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप कितना भी याद कर ले, हर वो चीज़ें हम लोग याद करते हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं। यस, अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं माइंड के बारे में। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि जी इंग्लिश में माइंड का क्या रोल है। मैं आपको बताऊँ, लिटरली कोई भी चीज़ अगर हमको सीखना है तो वो माइंड के थ्रू ही हो सकता है। और मैं आपको लिटरली बताऊँ, माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूँ भाई माइंड कितने लोगों ने पढ़ा है, तो हो सकता है बायोलॉजी में, हो सकता है कहीं आपने पढ़ा हो, बट कुछ हो सकता है मेडिकल के स्टूडेंट्स हो आप लोगों में, तो उनको ने माइंड के बारे में ज़्यादा पढ़ा है। बट मैं एक कॉमन बात करूँगा, कॉमन चीज़ें मैं समझाऊंगा ताकि सभी लोगों को समझ में आ पाए। अगर मैं आपसे पूछूं भाई टाइप्स ऑफ माइंड, यानी माइंड के कितने टाइप होते हैं, तो लिटरली मैं आपको बताऊं, माइंड को कुछ पार्ट में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब कि एक्टिव माइंड, मतलब वो माइंड जो अभी यूज़ हो रहा है। आप मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, सब कुछ हो रहा है, ये सब आपका एक्टिव माइंड कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो एंट्री कराता है किसी भी डेटा को, किसी भी एक्टिविटी को। पहली ऐसी चीज़ है, यानी कॉन्शियस माइंड आपका पहला एक दरवाजा, आप इससे मान के चल लीजिए। कोई भी आप काम करोगे वो सब कॉन्शियस माइंड करवाएगा आपसे। आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये सब आपका कॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल कराएगा। ठीक है, एक्टिव माइंड इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे कोई भी काम जो हम लोग फर्स्ट टाइम करते हैं ना, पहली बार, चाहे अपने इंग्लिश सीखना हो, चाहे अपने बाइक चलाना सीखना हो, चाहे अपने साइकिल चलाना सीखना हो, अपने स्कूटी चलाना सीखना हो, पहली बार किया गया काम वो आपके कॉन्शियस माइंड में एंट्री करता है। पहली बार अगर काम पहली बार हुआ है तो आपके कॉन्शियस माइंड में एंट्री करेगा। बट अब कॉन्शियस माइंड में एक प्रॉब्लम है, क्या है? वो एंट्री तो कॉन्शियस माइंड से करेगा, पर अगर वो काम रिपीट नहीं हुआ, यस माय डियर फ्रेंड, अगर वो काम रिपीट नहीं हुआ, यानी एक से ज़्यादा बार नहीं हुआ, तो वही कॉन्शियस माइंड से गायब होना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे यहीं से गायब होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे पूछा भाई आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया या लंच में क्या खाया, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आपने क्या खाया, तो आप माइंड में सोचो भाई आपने क्या खाया। आज आपने जो भी खाया होगा आपको ध्यान होगा। आज आपने अखबार में क्या पढ़ा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते तो वो आपको ध्यान होगा। अगर मैं पूछूँ कल शाम आपने क्या खाया, अब थोड़ा सा हमें 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा कि यार कल हमने क्या खाया था। अगर मैं पूछूं परसों दोपहर आपने क्या खाया, अब हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा।
अब हम सोचेंगे यार खाया तो हमने था, अब क्या खाया वो हमको ध्यान नहीं है, राइट माय डियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई 7 दिन पहले आपने क्या खाया, वो अपने को याद नहीं होगा। मैंने क्या बोला, अगर वो चीज़ रिपीट नहीं हुई, आज का खाना जो खाया वो कुछ देर रहता है, यानी एक्टिव माइंड में, कॉन्शियस माइंड में किया गया काम कुछ टाइम तक, कुछ देर तक हमारे साथ रहता है। हो सकता है 1 दिन या हो सकता है 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, बट एवरेज में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 दिन 2 दिन तो हमारे माइंड में रहेगा, बट तीसरे चौथे पांचवें दिन हमारे माइंड से गायब होना शुरू हो जाएगा। अब अगर उस एक्टिविटी ने, उस काम ने, उस डेटा ने एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ, एक से ज़्यादा बार एंट्री करते वो माइंड के एक दूसरे पोर्शन में एंट्री करता है, जिसको बोला जाता है सबकॉन्शियस माइंड। यस माय डियर फ्रेंड, सबकॉन्शियस माइंड में अब डेटा को ज़्यादा दिन तक स्टोर रहता है। डिफरेंस है, दिन ज़्यादा दिन तक स्टोर रहता है, हो सकता है 1 या 2 महीना। सपोज करो आज आप कंप्यूटर सीख रहे हो, आज आप जो भी सीख रहे हो ना, वो जब तक आप कंप्यूटर के टच में रहोगे आपको याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। बट जैसे आप कंप्यूटर का टच छोड़ोगे और आपने उसको रिपीट करना बंद कर दिया, धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं भूलोगे, धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा वो सब कुछ आप धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाओगे। उसके बाद हम लोग बोलते नहीं यार मेरे मन में तो आ रहा है, माइंड में तो आ रहा है, एक बार आप मुझे अगर करके दिखाओगे तो मैं कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है, वो माइंड में पड़ा हुआ तो है कहीं, पर वो हमारे ध्यान में नहीं आता है। सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा दिन तक स्टोर करता है। सपोज आप एटीएम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसका पासवर्ड फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं तो आपको पासवर्ड याद रहेगा, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग अपना पासवर्ड ना किसी नंबर से अटैच कर लेते हैं। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 2000, तो आपने उसको पासवर्ड बना दिया 2000, आपको याद रहेगा करके, राइट। सपोज आपका कोई मोबाइल नंबर का एंडिंग 4 लेटर्स हो गए तो भी वो आपको याद, आप ऐसा लिंक करते हैं ताकि वो हमेशा हमको याद। अगर आप रैंडम कोई भी बनाओगे आपको याद नहीं रहेगा। मैं एक नंबर आपको बोल रहा हूँ 3569 मैंने आपको बोल दिया और मैं 10 मिनट आपसे पूछूंगा आपको याद नहीं रहेगा, राइट माय डियर। कहने का मतलब क्या है, अगर वो रिपीट हो रहा है। अब देखिए जो आपने स्कूल में सीखा, 1 साल हमने एक क्लास में हम लोग लगाते हैं, अब एक क्लास में वो सब कुछ हमने याद किया, एक बार हुआ, कुछ दिन तक याद रहा क्योंकि 1-2 बार हो गया, एक से ज़्यादा बार हमने रिपीट किया क्योंकि टीचर ने टेस्ट भी लिया है, पढ़ा भी है, होमवर्क भी किया, तो एक से ज़्यादा बार वो एक्टिविटी हो गई। अब वो ऐसा नहीं कि मैं एकदम से याद हो जाएगी। अच्छा, साल भर जो आपने पढ़ा वो सब कुछ आपको याद रहेगा, कब तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हुए। अब जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे ना, वो सब कुछ धीरे धीरे, यानी कि सडनली धीरे धीरे, आपने कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा भी, हाल फिलहाल में एग्जाम हुए मार्च में, 5 मार्च में एग्जाम होते हैं, आपके एग्जाम हुए भी होंगे में भी, राइट। सो आपने फील किया होगा अभी सब कुछ याद था जब हमने एग्जाम दिया, धीरे धीरे सब कुछ भूल गए, और एक टाइम ऐसा आएगा ना सब कुछ भूल जाओगे। यानी सबकॉन्शियस के साथ भी प्रॉब्लम क्या है कि अब आप अगर एक्टिविटी एक से ज़्यादा बार हुई तो सबकॉन्शियस में तो आ गया, पर अगर आपने यहाँ भी रिपीट करना छोड़ दिया एक वक्त के बाद, एक टाइम के बाद, डिपेंड करता है, वो एक्टिविटी अपने माइंड से गायब होना शुरू हो जाएगी, एकदम से नहीं होगा। बट अगर वो काम कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है, ध्यान से समझना, कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है, अगर वो इंग्लिश आपकी कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रही है तो वो इंग्लिश आपकी, यानी जो एक्टिविटी है वो आपके माइंड के एक तीसरे पोर्शन में एंट्री करती है जो कि सबकॉन्शियस का ही पार्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, सबकॉन्शियस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग। आपको अभी देखिए, मैं आपके साथ वीडियो में इधर बैठा हूँ, आप मेरे साथ स्क्रीन से उधर बैठे हैं, मैं आपको बोलूँ आपकी मदर, तो जैसे मैंने बोला आपकी माँ, तो आपकी माँ की फोटो आपके सामने आ गई। मैंने बोला आपका घर, देखो फ्लैश आपके माइंड में हो रहा है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते। मैंने बोला आपका फ्रिज का कलर वो आपको याद, आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड वो आपको याद है, आपका स्कूल वो आपको, देखो आपके माइंड में फ्लैश हो रहा है। मैंने बोला आपकी ड्रेस आपके माइंड में फ्लैश हो रही है, कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, कि अगर आपने एक से ज़्यादा बार इस एक्टिविटी को किया तो सबकॉन्शियस में आया, सबकॉन्शियस में अगर आपने लगातार इसको रिपीट किया तो माइंड के एक तीसरे पोर्शन में एंट्री करता है जिसको बोला जाता है हैबिट। यस माय डियर फ्रेंड, अगर वो एक्टिविटी कंटिन्यू रिपीट हो रही है, कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रही है, तो माइंड के तीसरे पोर्शन में एंट्री करती है जिसको बोला जाता है हैबिट। और अगर एक बार वो आपकी आदत में आ गई, एक बार अगर वो आपकी आदत में आ गई, उसके बाद आप उसे खुद भी भूलना चाहो तो आप उसे नहीं भुला सकते। एग्जाम्पल से समझेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो एक मूवी का सीन मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, मूवी का सीन है और उसको आपने इमेजिन करना है, आपको पूरा गेम समझ में आएगा हैबिट का। आपने देखा होगा एक हीरो है और कुछ विलेन उसको पीट देते हैं, जैसे एक मूवी आई थी तेरे नाम, सलमान खान को पीटा, तो ऐसा आप मान लो कि भाई उस सीन में जो सलमान खान को पीटा गुंडों ने, ऐसा यहाँ पे किसी ने किसको पीट दिया और उसका भी बहुत सिर पे बहुत चोट लगी हुई है और उसको उठा के हॉस्पिटल में किसने एडमिट कराया। अब यहाँ पे एक्सीडेंट भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, सिर पे बहुत चोट लगी और उसको उठा के लोगों ने एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में। अब क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन उसका हुआ, बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत सारे टाँके लगे, ऑपरेशन उसका हुआ और वो उसके बाद उसको जब वार्ड में शिफ्ट किया गया तो उसको होश नहीं आया। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, उसको होश नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हुई कि जब लोगों को होश नहीं आता है, किसी पेशेंट को होश नहीं आता, तो इसका मतलब वो कहाँ चला गया,
कोमा में चला गया। अब वो कोमा में चला गया, अब कोमा में कंडीशन क्या है कि जरूरी नहीं वो अभी होश में आ जाए, हो सकता है 1 घंटे में आ जाए, हो सकता है 1 दिन में आ जाए, हो सकता है 1 साल में आ जाए, हो सकता है आए ही ना, कुछ भी कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, वो कोमा में चला गया। अब सडनली क्या हुआ, 10-12 दिन के बाद सडनली उसको होश आया। होश आते ही जैसे उसने आँख खोली, उसके आसपास कुछ लोग उसके घूम रहे थे जो कि ऑब्वियसली डॉक्टर और नर्सेज रही होंगी। तो डॉक्टर और नर्सेज वहाँ पे थी। अब उसने आँख खोली और उसने बोला कि मैं कौन हूँ। यानी आप इसको इमेजिन करना, उसने पहला सवाल पूछा कि मैं कौन हूँ, तो डॉक्टर्स ने बोला कि यार आपके सिर में चोट लगी है, हो सकता है आपको कुछ ध्यान ना रहा हो, आप ऐसे ऐसे आपको एडमिट किसी ने कराया था, हमने आपके फैमिली मेम्बर्स को बुलाया है, आप उन्हें मिलो तो आप उन्हें पहचानोगे और आपको सब कुछ याद आ जाएगा। खैर ड्रामा शुरू होता है। पहले एंट्री होती है उसके फादर की। फादर की एंट्री हो रही है, फादर उसको बोला, अरे बेटा तेरे को क्या हो गया, क्या किसने तेरे को मारा, मैं तेरा फादर हूँ, मुझे पहचानो, नहीं पहचान रहा है। दूसरी एंट्री होती है उसकी वाइफ की, न्यूली मैरिड था। दूसरी एंट्री होती है वाइफ की, मैं आपकी वाइफ हूँ, हम लोग वहाँ मिले थे, ये वो सब कुछ याद कराने की कोशिश किया, उसको याद नहीं आ रहा है। तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है उसकी मदर की। मदर, उसकी माँ उसके पास आई, उसने बोला बेटा मैं तेरी माँ हूँ, ऐसा वैसा, उसको सब कुछ याद करने की कोशिश, को याद नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, उसके साथ उसकी मेमोरी लॉस हो गई। अब ये मूवी में जो होता है ना, जो सीन होते हैं, ये रियल लाइफ से इंस्पायर होता है। अच्छा, अपने साथ भी अगर सपोज किसी ने ऐसा एक्सीडेंट देखा हो कि हेड इंजरी हुई, उसके बाद उसकी मेमोरी लॉस हुई हो, तो बहुत सारे हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स से तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, तो बोलते कि सर पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि पूरी 100% गायब हो जाए मेमोरी, 50%। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनको कुछ चीज़ें ध्यान रहती, कुछ नहीं रहती, या ज़्यादातर चीज़ें उनको ध्यान नहीं रहती हैं। ये हो सकता है परसेंट वाइज मेमोरी लॉस हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि भाई, अच्छा रियल लाइफ में भी एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, 80-90 ईयर्स ओल्ड, आप देखोगे कि जब आप उनसे मिलोगे तो वो पहचानना सब कुछ बंद कर देते हैं, मतलब वो किसी को पहचान नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो हीरो की जो माँ थी, वो माँ उसको याद करा रही कि भाई मैं तेरी माँ हूँ, वो उसको भी नहीं पहचान रहा है। अब इस पूरी जो सिचुएशन है ना, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। हमने इसको ऑब्जर्व किया। आप सोचो, उस हीरो ने अपने फादर को नहीं पहचाना, अपनी वाइफ को नहीं पहचाना, अपनी माँ को नहीं पहचाना, बट जब उसने मुंह खोला, कौन सी लैंग्वेज में बोला? यस माय डियर फ्रेंड, अब उस व्यक्ति ने मुंह खोला, कौन सी लैंग्वेज में बोला? हिंदी वाला था तो हिंदी बोलेगा, गुजराती वाला था तो गुजराती बोलेगा, और हरियाणवी वाला था तो हरियाणवी बोलेगा। यानी उसने जब उसको मुंह खोला तो अपनी मदर लैंग्वेज में उसने बोला। अब कहने का मतलब ये है, जब वो हीरो सब कुछ भूल गया, अपने फादर को भूल गया, मदर को भूल गया, वाइफ को भूल गया, तो वो लैंग्वेज बोलना क्यों नहीं भूला? दूसरा, अगर वो फादर को भूल गया, मदर को भूल गया, सबसे मेन कैरेक्टर मदर को, क्योंकि सबसे पहले उसने मदर को पहचानना सीखा था, इसलिए सबसे मेन कैरेक्टर है। वो अपनी मदर को भूल गया, पर वो उसके बाद आप देखोगे वो चल भी रहा है। आपसे दवाई दोगे तो मुंह में डालेगा, वो कान में नहीं डालेगा, वो दवाई भी खा रहा है, वो कपड़े भी चेंज कर रहा है, वो चल भी रहा है, वो बात भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि यार जब वो इनको भूल गया तो इनको क्यों नहीं भूला? क्योंकि ये चीज़ें उसकी आदत में थी, और जो चीज़ें वो भूला वो उसकी आदत में नहीं थी। उसने चलना तब सीख लिया था जब उसको पता नहीं था कि वो चल रहा है। उसने खाना तब सीख लिया था जब उसको पता नहीं था कि वो खा रहा है। आपने देखा होगा 6-7-8 महीने का बच्चा अगर आपसे नीचे छोड़ दो, कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेगा, उसको पता नहीं था कि वो खा रहा है। यानी ये चीज़ उसने कब सीख ली थी? जब वो सेंस में नहीं था। और वो कौन सी चीज़ें भूला? जब वो सेंस वाली चीज़ें। उसने माँ को क्यों भूला? क्योंकि माँ वर्ड उसको सिखाया गया था ना, माँ बोलो माँ, माँ बोलो माँ, माँ बोलो माँ, ज़बरदस्ती उसको सिखाया गया था ना, तो इसलिए वो माँ वर्ड को भूल गया। पर जो चीज़ें उसके सेंस में ना होते हुए उसकी आदत में चली गई, वो उनको नहीं भूला। कहने का मतलब क्या है कि एक इंसान जब सब कुछ बोल सकता तो ये चीज़ें भी तो बोलना चाहिए था। ये चीज़ें वो नहीं बोला, वो बात भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें उसने कब सीख ली थी? ये चीज़ें उसकी आदत में चली गई थी, और ये चीज़ें सब प्रैक्टिकल थी, और प्रैक्टिकल में की गई हर एक चीज़ें आपकी आदत में जाती हैं, और आदत में आई हुई हर एक चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसे चाह के भी नहीं बुला सकते। अगर सपोज़ करो आपको एक बार बाइक चलाना आ गया, आप बाइक चलाना नहीं भूल सकते। हो सकता है एक बार के लिए दिक्कत हो, पर ये नहीं कि आपको नहीं आएगी, आ जाएगी। आप अगर 10 साल बाद भी बाइक उठाओगे ना, तो हो सकता है एक बार फील हो प्रॉब्लम, बट उसके बाद जैसे आप उसे पकड़ोगे ना, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, घर से फ़ोन आया, मम्मी का या वाइफ का फ़ोन आया या हस्बैंड का फ़ोन आया कि भाई घर पे मेहमान आ रखे, जल्दी आओ नाश्ता लेके। अब क्या हो रहा है, अब फ़ोन भी उठाना ज़रूरी था, घर भी जाना ज़रूरी था। तो कई लोग आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, फ़ोन ऑन करते हैं और हेलमेट में फंसाते और बात करते हुए चलते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊँ, हमारा माइंड ना एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग नहीं है। या तो मेरी बात सुनोगे या पड़ोसी की बात सुनोगे, आप दोनों बातें एक साथ नहीं सुन सकते। या तो आप बाइक चलाओगे या मम्मी की बात सुनोगे। अब मजे की बात क्या है कि आपका ध्यान तो मम्मी की बात सुनने में था, बाइक कौन चला रहा था? कोई भूत नहीं चला रहा था, ये आपकी आदत चला रही थी, क्योंकि बाइक चलाना कहाँ है, आपकी आदत में है।
आपने देखा, उसके बाद आप घर पहुंचे, कई बार क्या होता है हम लोग बात करते हुए घर पहुंचे, बाइक हमने लगाई, उसके बाद हम लोग वॉक करते हुए छत पे चले गए और बात कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है, आप अपने ही घर जाओगे, अगर बात भी करते हुए जा रहे हो बाइक में, तो आप अपने ही घर, बाइक अपने आप ही आपको घर लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ कहाँ है, हमारी आदत में है। एक बार अगर कोई भी चीज़ हमारी आदत में आ जाए, एक बार, अब लोग इंग्लिश बोलना क्यों बोलते हैं यार, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था। प्रॉब्लम क्या है कि जो थ्योरेटिकल, देखिए इंग्लिश सीखने के ना 2 मेथड होते हैं, और मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, हमारा माइंड इस दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम है, सबसे पावरफुल सिस्टम। हमारा माइंड इस दुनिया का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। हमारे माइंड का कैपेसिटी, आपको पता है हमारा माइंड लाखों करोड़ों वर्ड्स को सेव कर सकता है। उस बच्चे ने वर्ड्स को याद किया नहीं, तो भी उसके माइंड में हजारों लाखों वर्ड्स आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि हमारा माइंड इस दुनिया का बहुत पावरफुल सिस्टम है, राइट। और पावरफुल सिस्टम होने की वजह से हमारे माइंड में हजारों लाखों वर्ड्स आ सकते हैं। पावर ऑफ माइंड, आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, अगर आप गूगल सर्च करेंगे टोटल न्यूरॉन्स इन माइंड, आप लेफ्ट हैंड आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक नंबर आपके सामने निकल के आता है। हमारे माइंड की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है यार? हमारे माइंड का स्टोरेज कैपेसिटी 86 बिलियन न्यूरॉन्स। इसका जो मेजरमेंट मैट्रिक्स होता है न्यूरॉन्स में, हमारे माइंड को जो स्टोरेज है इसका नापा जाता है। 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे माइंड के होते हैं। आपने कई बार सुना होगा यार, एक इंसानी जीवन में एक इंसान अपने माइंड का 2-3-4% ही यूज़ कर पाता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जैसे साइंटिस्ट वगैरह हो गए, ये सब लोग क्या करते हैं, ये 4 से 5%, 6% तक जाता है। गूगल सर्च कर लीजिएगा, राइट। ये 4 से 5 या 6% तक जाते हैं, 7% तक जाते हैं। उसके बाद इनके माइंड में, हमारे, आपने कई बार देखा होगा यार, हमारा माइंड जो है ना 90-95% अनयूज्ड चले जाता है। इतना पावर है हमारे माइंड के अंदर, हम इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप एक न्यूरॉन्स की मैं बात कर रहा था, न्यूरॉन्स इसका मेजरमेंट मैट्रिक्स है, और उसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे माइंड के अंदर होते हैं। और एक न्यूरॉन का जो कैपेसिटी है लगभग 1 TB होता है, 1 टेराबाइट, GB से भी ऊपर। काउंट कर लीजिएगा यार कितना है। और मैं आपको माइंड की पावर में आपको बताऊँ, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान हुआ नहीं जिसने सारे के सारे न्यूरॉन्स यानी 86 बिलियन न्यूरॉन्स यूज़ कर लिए हों। आपने सुना होगा ना कि 90-95% माइंड अनयूज्ड रहता है, 2-4-5% ही यूज़ कर पाते हैं, अनयूज्ड रहता है। ऐसा इंसान कोई इस दुनिया में हुआ नहीं। उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज किसी ने यूज़ कर लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लिए, फिर भी मैं आपको बताऊँ हमारा माइंड इतना पावरफुल है, नए न्यूरॉन्स पैदा करना शुरू कर देता है। इतना पावरफुल सिस्टम हम लोग लेके चल रहे हैं, इसलिए उस बच्चे के माइंड में हजारों लाखों करोड़ों वर्ड्स फ्लोट हो जाते हैं, उसको पता नहीं चलता। सिचुएशनल प्रैक्टिस। मूव करते हैं आगे, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। बेसिकली 2 तरह का ट्रेनिंग्स होता है यार। एक होता है थ्योरेटिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं एकेडमिक ट्रेनिंग। एकेडमिक ट्रेनिंग में क्या होता है, टीचर होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर आता है, टीचर पढ़ाता है, टीचर समझाता है, टीचर सब कुछ करता है। बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे, कॉपी मतलब व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखा है, टीचर वहाँ पे कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है, तो बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, नोट्स बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं। एक फाइनल एग्जाम होता है जहाँ पे टीचर कुछ क्वेश्चन पेपर आपके लिए बनाता है, बच्चे वहाँ पे भी जाके क्या करते हैं, कॉपी, यस। और उसके बाद एक फाइनल एग्जाम होता है, हम लोग पास होते हैं, नई क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आपको पीछे वाली क्लास का कुछ पूछेंगे ना, तो हमारे माइंड से सब गायब हो जाता है। ये होता है थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, एकेडमिक ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसके बाद एक आती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और मैं आपको एक मजे की चीज़ बताऊँ यार, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपका कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस होते हुए आदत में जाती है डायरेक्ट। थ्योरेटिकल ट्रेनिंग आपकी कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में आती है, वो हैबिट में नहीं जाती है, बहुत रेयर चांस है यार। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे कुछ टीचर्स होते हैं ना, तो वो बड़े सब्जेक्ट के बड़े एक्सपर्ट होते हैं यार, हम लोग उनसे बड़ा इंस्पायर आते हैं, इंस्पायर होना भी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे मैं कि साइकोलॉजी में आपको बता रहा हूँ बेसिकली। अब आप देखेंगे कि कुछ टीचर से आप कुछ भी पूछोगे ना, तो उनको सब कुछ पता है, एवरीथिंग दी नो। अगर फिजिक्स के टीचर है, सब कुछ उनको मालूम, आप कहीं से कुछ भी पूछ लो, कहीं से भी पढ़ाना। हमारे टीचर थे बहुत अच्छे, हमारे गुरु थे, उन्होंने किधर भी उनसे कुछ पूछो उनको सब पता था। हम बड़े इंस्पायर, बड़े खुश। अब हुआ क्या, साइकोलॉजी क्या होती है इसके पीछे, कि एक टीचर एक सब्जेक्ट को पिछले 10-15 सालों से लगातार पढ़ा रहा है, एक चैप्टर को लगातार पढ़ा रहा है, क्वेश्चंस को लगातार पढ़ा रहा है, कुछ ही चीज़ें परसेंट वाइज चेंज होती है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। अब वो टीचर लगभग 10-15 सालों से उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। अब पढ़ाते कहाँ चला गया, उसकी आदत में चला गया। और एक बार कोई भी चीज़ हमारी आदत में आ जाती है, उसको हम चाह के भी नहीं भुला सकते, राइट। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमेशा आपकी आदत में जाती है। आपने बाइक चलाना सीखा, स्कूटी चलाना सीखा, प्रैक्टिकल, इसलिए आप उसको कभी नहीं भूल सकते, वो आपकी आदत में है। आप अगर इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ो, फिजिक्स में जाके फ्रिक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या, कुछ याद नहीं रहेगा, एक टाइम के बाद सब भूल जाएंगे। सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, प्रैक्टिकल ही आप प्रैक्टिकल करोगे। इसलिए मैंने बोला है नोट्स बनाने से इंग्लिश नहीं आता है, डू प्रैक्टिकल, तभी समझ में आएगा ना। नोट्स बनाने से सिर्फ माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, हैबिट में नहीं जाता है। कैसे होगा,
व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो या फिर टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ये चीज़ें की जाती हैं। राइट माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, बहुत पावरफुल। ये वो टेक्निक है जो हज़ारों लाखों वर्ड्स को बिना, मैंने आपसे एक बात बोली थी यार, बिना हिंदी से हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश में जा सकते हैं। लोगों को इंग्लिश सीखने का तरीका क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लोग करते क्या है ना, इंग्लिश सीखना होगा तो सबसे पहले जब उन्हें इंग्लिश बोलनी होती है ना, तो सबसे पहले वो एक सेंटेंस लेते हैं हिंदी में, सेंटेंस लेंगे हिंदी में, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसका रूल ढूंढेंगे कि यार ये मैंने बोला, सपोज मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ रही हूँ, वो ढूंढेंगे अपना ग्रामर से, उसके बाद उसका रूल ढूंढेंगे, वो कहीं जाके उनको रूल मिलेगा, उसके बाद वो सेंटेंस बनाएंगे, तब तक सामने वाला चला जाता है। इसलिए लोग ट्रांसलेशन मोड में फंस जाते हैं। जब भी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, तो वो ट्रांसलेशन मोड में फंस जाते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारा माइंड उसका हैबिचुअल है, हमें आदत हो गई है उसकी, गलत तरीके की गलत आदत हो गई है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन इज इंपॉर्टेंट, very important for writing English and for your subject, but we are talking about the speaking, yes, replacement technique। इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, फटाफट से मुझे क्विक आंसर करते रहना, आपके मन में बहुत आसान है, फटाफट से करना है। मैंने बोला कि यार सपोज करो अगर मैं आपसे बात करूं रिप्लेसमेंट टेक्निक के बारे में, कुछ सवाल मैं आपसे पूछने थे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे माइंड में जो ऑलरेडी हमको पता है। मैंने बोला तौलिया, क्या बोलेंगे उसको, टॉवल आपके माइंड में है। मैंने बोला पंखा, फ़ैन आपको पता है। मैंने बोला मोबाइल, कई लोगों को इसका हिंदी भी नहीं पता होगा। मैंने अगर आपको बोला पानी, वाटर उनके माइंड में है, बहुत सारे वर्ड्स उनके ऑलरेडी माइंड में। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं अपने कुछ हिंदी के सेंटेंस फ्लैश करूँगा। यस माय डियर फ्रेंड, हिंदी के सेंटेंस ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हिंदी के सेंटेंस मैं यहाँ पे फ्लैश करूँगा। बेसिकली कुछ देखिए सेंटेंस आपके सामने आ रहे हैं, फटाफट से पढ़ लेना, ठीक है। अब मेरा एक सवाल क्या है आपसे, बड़े ईमानदारी से जवाब देना। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सेंटेंस जो आपके सामने लिखे हुए, मैं अगर आपको बोलूं कि भाई ये सेंटेंस आपको इंग्लिश में बनाने हैं सही सही, बिना कोई गलती किए, ऑनेस्टली आप आंसर करना, बिना कोई गलती किए, सही से, बिना सोचे, विद इन अ सेकेंड आपको बनाना है। इज इट पॉसिबल आप इन्हें बनाता हूँ? लिटरली मैं आपको बताऊँ यार, आपके माइंड में आएगा, बोले सर अगर इतनी इंग्लिश आ रही होती तो हम लोग यहाँ पर वेबिनार अटेंड नहीं कर रहे होते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता है और हम लोग कोशिश करते हैं सेंटेंस बनाने की, और सेंटेंस तो उससे हमसे गलत बन जाता है। गलत बनने से लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारा जो मोटिवेशन होता है ना इंग्लिश बोलने का, सब फुस हो जाता है। राइट माय डियर फ्रेंड, अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा, ऑब्जर्व करना क्या किया है। कुछ चेंजेस मैंने यहाँ पे किया है, फटाफट से रीड करो, क्विकली रीड करो। मैं अपने फ्रेंड पर हाईली ट्रस्ट करता हूँ, वो लास्ट 2 आवर से टैंक पे पानी भर रहा है। रवि मेडिसिन के लिए सेवरल टाइम्स वाटर बॉयल कर चुका है। रजिया एवरी मॉर्निंग वार्म वाटर से क्लोथ्स वॉश करती है। अभी देखो यार, आपने पहले सेंटेंस पढ़े थे आराम से, क्या उनको पढ़ते हुए आपको कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। मैंने बोला इंग्लिश बनाओ, अब दिक्कत आ गई थी। अब जो सेकंड सेंटेंस मैंने आपको बोले, आप मेरे साथ पढ़े आपने, मैं अपने फ्रेंड पर हाईली ट्रस्ट करता हूँ, क्या इन सेंटेंस को पढ़ते हुए आपको दिक्कत फील हुआ? हिंदी में नॉर्मली पढ़ रहे हैं यार, क्या इसको दिक्कत फील हुआ या कोई प्रॉब्लम्स आपको फील हुई? वह लास्ट 2 आवर से क्या आपको ऐसा कोई हेजिटेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस या ऐसा कुछ भी आपको फील हुआ इन सेंटेंस को बोलते हुए? इंग्लिश बनाने में प्रॉब्लम था ना, ट्रांसलेट वो जो हम लोग कर रहे थे उस समय कि भाई इसको इंग्लिश में बोलो, नहीं आ रहा था ना। बट क्या इस सेंटेंस को ऐसा एज इट इज़ पढ़ने में आपको प्रॉब्लम फील हुआ? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो था, हेजिटेशन जो था, नर्वसनेस, कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं, आपको ऐसा फील नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स को बदल दिया, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स से। यार ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स को बदल दिया, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स से। हमें नहीं पता जी दोस्त को इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं, हमें नहीं पता विश्वास को इंग्लिश में हाईली ट्रस्ट बोलते हैं, हमें नहीं पता लास्ट 2 घंटे को लास्ट 2 आवर्स बोलते हैं, हमें नहीं पता टंकी को टैंक बोलते हैं। जी हम तो अनपढ़ है, हमें तो मालूम ही नहीं है यार। क्योंकि मैंने क्या बोला, एक अनपढ़ आदमी भी इंग्लिश बोलना सीख सकता है, वो टेक्निक मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। हमें नहीं पता कि यार लास्ट 2 आवर्स को मतलब पिछले 2 घंटे को लास्ट 2 आवर्स बोलेंगे, दवाई को मेडिसिन बोलेंगे, हमें नहीं पता। हाँ, क्या इन वर्ड्स को, जो इंग्लिश के वर्ड्स, हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को बदल दिया, कुछ हिंदी के वर्ड्स से, मतलब सॉरी हिंदी के वर्ड्स को बदल दिया, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स से। अब क्या हुआ, क्या इन वर्ड्स को पढ़ते हुए में प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वर्ड्स ऑलरेडी हमको पता है। पर इससे हुआ क्या कि अभी हमने 2 वर्ड इंग्लिश के डाले। वीडियो को पूरा कैरी ऑन करिएगा, नहीं समझ में आया तो रिपीट मान लीजिएगा। यहाँ पे अभी हमने 2 वर्ड्स इंग्लिश के डाले, वेरी कॉन्फिडेंटली सेंटेंस को पढ़ा, कल को 4 डालेंगे, परसों को 6 डालेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा पूरा का पूरा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा। लिटरली में खुद पता नहीं चलेगा कि हमने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। हमें बदलाव करना है, हमें रिप्लेस करना है, हमें सिर्फ नाम बदलना है। और मैं लिटरली आपको बताऊँ, 2 वर्ड्स डाले, हाईली कॉन्फिडेंटली हमने बोला, 4 वर्ड डाले, फिर उसके बाद और कॉन्फिडेंटली बोला, 6 डालेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा पूरा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा। इस टेक्निक को बोला जाता है रिप्लेसमेंट टेक्निक, जहाँ पे हमने वर्ड्स को बदलना। और एक बार जो इंग्लिश में आपको पता चल गया, एक वर्ड जो आपको इंग्लिश में पता चल गया ना, उसके बाद उसको इंग्लिश में ही बोलना, हिंदी खत्म। सेंटेंस नहीं बोलना इंग्लिश के, मैं आपको लिटरली बता, सेंटेंस बनाना तो बाद में सीखेंगे, सेंटेंस नहीं बोलना, सिर्फ वोकैबुलरी बिल्डिंग करनी है ना। पहले तो ईंटें चाहिए ना मकान बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए ईंटें रहेंगे नहीं तो दीवार किसकी बनाएंगे? पहले ईंटें इकट्ठा करो, वर्ड्स को बिल्ड करो,
वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। कैसे यूज़ करना है? सिचुएशनली नाम बदलना है। उसके बाद एक बार जो आपको नाम पता चल गया इंग्लिश में, उसके बाद उसको हिंदी में नहीं बोलना है। और लिटरली मैं आपको बताऊं, देखो हर इंसान के, हमें नहीं पता यार दोस्त को इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं, हमारे लिए तो ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है, इसका मतलब नहीं है, ऐसा मान लीजिए आप। हर इंसान के देखो 2 नाम होते हैं। मैं लिटरली आपको बताऊं, एक क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है, इज रियली वर्ड मीनिंग एग्जिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। हर इंसान के 2 नाम होते हैं, हर चीज़ के तो कई नाम हो सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ, सपोज आपका एक नाम क्या है, रियल नेम जो ऑफिशियल नेम है आपका, आप बोलोगे सर मेरा नाम विकास है, ठीक है। और मैंने बोला निक नेम क्या है आपका घर पे जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, वो मेरा नाम विकी है, राइट। अब विकास और विकी यहाँ पे 2 नाम निकल के आए हैं, ठीक है। अब विकास और विकी यहाँ पे 2 नाम निकल के आए हैं, आप देखोगे क्या विकास का मतलब विक्की होता है? जवाब देंगे। क्या विक्की का मतलब विकास होता है? बताएं आप। क्या ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के वर्ड मीनिंग है? क्या ये दोनों वर्ड्स का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है? क्या इन दोनों नामों का आपस में कोई भी रिलेशन है? जी नहीं, ये दोनों नामों का कोई भी आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये दोनों नाम एक नहीं है, ये दोनों नाम अलग अलग हैं। या तो आपको विकास बुलाया जाएगा या फिर आपको विक्की बुलाया जाएगा, या तो आपको विक्की बुलाया जाएगा या फिर आपको विकास बुलाया जाएगा। आपको विकास विक्की नहीं बुलाएंगे, आपको ये दोनों नामों में से एक ही नाम आपको यूज़ किया जाएगा आपको बुलाने में, राइट माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि ये दोनों नाम एक दूसरे के वर्ड मीनिंग नहीं है, ये दोनों नाम एक दूसरे के रिप्लेसमेंट हैं। यानी ये दोनों नाम एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए जा रहे हैं। ये दोनों नाम एक दूसरे के वर्ड मीनिंग नहीं है, ये दोनों नाम एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए जा रहे हैं। यानी ये दोनों नाम एक दूसरे के रिप्लेसमेंट है। हमें नहीं पता यार, फ्रेंड को, दोस्त को इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं। इस दुनिया में हज़ारों लाखों वर्ड्स होते हैं, हमारे माइंड के लिए सारे के सारे वर्ड्स। मैं लिटरली आपको बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इज़ रियली वर्ड मीनिंग एग्जिस्ट। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या इस दुनिया में वर्ड मीनिंग नाम की कोई चीज़ होती है? आप लोग सर क्यों नहीं होती? डिक्शनरी नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और डिक्शनरी वर्ड मीनिंग्स मैं आपको लिटरली बताऊं यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा। डिक्शनरी के ऊपर इतना बड़ा बिजनेस चलता है ना। ऑक्सफोर्ड, आपने नाम सुना होगा, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती थी पहले। अब तो ऐप टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, सबके हाथ में ऐप है, उधर ही डाउनलोड कर लेते हैं। अपने टाइम पे डिक्शनरी हम लोग लेते थे और हर एक स्टूडेंट के हाथ में डिक्शनरी होती थी, या जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है उसके हाथ में एक डिक्शनरी होती थी। और हमको लगता था डिक्शनरी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा एक्साइटमेंट होने वाला है, सस्पेंस बिल्कुल। अगर मैं आपको बोलूँ वर्ड मीनिंग नाम की चीज़ इस दुनिया में कोई होती ही नहीं है, तो अब आप बड़े सस्पेंस हो जाओगे, बड़े सर ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको प्रूव करूंगा लिटरली। कैसे? शुरू से शुरू करते हैं, ए फॉर एप्पल से शुरू करेंगे यार। ए फॉर एप्पल एंड एप्पल माने सेब, बी फॉर बॉल एंड बॉल माने गेंद। अब मैं अगर आपको बताऊं ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यार, देखो ए फॉर एप्पल, एप्पल दरअसल उसका एक इंग्लिश का नाम है, सेब उसका एक हिंदी का नाम है, ना कि ये इसका मतलब है। बॉल उसका एक इंग्लिश का नाम है, गेंद उसका एक हिंदी का नाम है, ना कि ये इसका मतलब है। और हमको सिखाया गया बचपन से, ए फॉर एप्पल एंड एप्पल माने सेब, बी फॉर बॉल एंड बॉल माने गेंद, यानी एप्पल का मतलब सेब होता है। एप्पल का मतलब सेब नहीं होता है, एप्पल उसका एक इंग्लिश का नाम है और सेब उसका एक हिंदी का नाम है, ना कि ये इसका मतलब है। और इस दुनिया में हर एक चीज के कई सारे नाम हो सकते हैं। इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा में हर एक चीज़ का एक नाम अलग हो सकता है। सपोज हम यहाँ पे एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सेब बोला जाता है, गुजरात में जाएंगे तो मैं भी कुछ और बोलते हो, आप मलयालम में जाएंगे तो कुछ और बोलते हो, मैं भी तमिल में जाएंगे तो कुछ और बोलते हो सकता है कन्नड़ में जाएंगे तो कुछ और बोलते हैं। जापानीज आती है क्या? सेब खाते हैं ना वो भी, जापानीज में सेब को क्या बोलते हैं? चाइनीज आती है क्या? क्या बोलते हैं सेब को? हर एक वर्ड्स को अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ बोली जाती है। वाटर हो गया हमारा, वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, हिंदी में पानी बोलते हैं, संस्कृत में जल बोला जाता है। अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ, वाटर को तेलुगु में नीति बोला जाता है। नहीं पता तो गूगल करो। तेलुगु में वाटर नहीं बोलेंगे, पानी नहीं बोलेंगे, नीति बोलते हैं। कन्नड़ में नीरू बोला जाता है। देखो यार बड़ा मजा आएगा, अपने हिंदुस्तान में इतना डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है भाषाओं में। अभी यहाँ देखो वाटर को ही अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है, बाकी आप इंडिया से बाहर तो छोड़ दो। आगे चलो तक मलयालम में वेल्लम बोला जाता है, तमिल में तन्नीर बोला जाता है। आप गूगल कर लो वाटर को, हर एक दुनिया की हजारों लाखों भाषाओं में हर एक भाषा में वाटर को अलग नाम से बुलाया जाता है। मैंने आपसे बोला ये चीज़ उसका नाम है, सेब उसका नाम है, ना कि उसका मतलब है। और मैं लिटरली आपको बताऊं, हम लोगों को बचपन से सिखाया गया फॉर एप्पल एंड एप्पल माने सेब, और वहीं हम लोग ट्रांसलेशन मोड में चले गए,
एक स्लाइड जिससे पहले हम लोग मूव कर रहे थे कि भाई हमें हर एक चीज़ का नाम बदलना है, दैट इज़ कॉल्ड द रिप्लेसमेंट टेक्निक। इस दुनिया में हज़ारों भाषाओं में हज़ारों नाम हो सकते हैं, हमें नहीं पता दोस्त को फ्रेंड बोलते हैं, एक नाम उसका दोस्त और एक नाम उसका फ्रेंड है। इसको दोस्त को इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं, किसने बताया? हमारे एजुकेशन सिस्टम ने। कुछ खामियां है ना हमारे यहाँ, स्कूल सिस्टम कुछ खामियां हैं हमारे यहाँ। उन्होंने बोला कि दोस्त को इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर दिया। दोस्त का मतलब इंग्लिश में फ्रेंड नहीं होता, ये उसका इंग्लिश वाला नाम है। और हमारा माइंड इतना पावरफुल है, वो हज़ारों लाखों वर्ड्स को स्टोर कर सकता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आगे दोबारा बताऊँगा। राइट, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। वर्कर्स स्टोरी ऑन वर्ड्स हैबिट। ठीक, एग्जाम्पल देते हैं। सपोज करो आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम अक्सर सभी के घर में होता है। कभी वॉल बाउंड्री बनवाना है, कोई रूम्स बना रहे हैं, कोई घर बना रहा है, मकान बना रहा है। नहीं हुआ है तो कभी आप आसपास ऑब्जर्व कर लो। मैं मान के चलता हूँ आपके घर में हो रहा है। सपोज करो आप घर में आप 4 लोग हो, मम्मी, पापा, आप और आपकी सिस्टर। अब संडे का दिन था, आपकी छुट्टी थी, घर पे कुछ काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। पापा ने बोला यार शादी में जाना है, पर घर पे मजदूर आएंगे, लेबर आएंगे, तो उनको कोई ना कोई तो रहना चाहिए घर पे यार। तो आपको बोला कि भाई आप घर पे रह लो। माना आपका नाम सुमित है और मैंने बोला सुमित आप घर पे रह लो। तो सुमित ने बोला ठीक है, मेरे को वैसे भी क्या करना था शादी में, मैं इधर इंजॉय करूँगा। बोला ठीक है जी। अब जनरली क्या होता है, 8 साढ़े 8 बजे ये लोग आ जाते हैं। जनरली 8 साढ़े 8 बजे लोग आ जाते हैं। अब हुआ क्या, 8:30 बज के नहीं आए, कोई बात नहीं, अपने सोचा आ जाएंगे। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, आपका दिमाग खराब हो गया। आपने बोला अगर नहीं आना था अरे तो बता देते, मैं कौन सा वेट करता, मैं भी घूमने चले जाता। अब हुआ क्या, सडनली इतनी देर में आपको जो मजदूर, जो ठेकेदार था उनका, वो ठेकेदार आपको आता हुआ दिखाई दिया। अब ठेकेदार आपके पास आ रहा है। अब बड़ा है, आप विद रिस्पेक्ट आप उसे कुछ बोल भी नहीं सकते। आपने बोला भैया आप क्यों नहीं आए ठेकेदार को। तो ठेकेदार क्या बोलता है, अरे सर मैं दूसरी साइड पे बिजी था, वहाँ मुझे जो मालिक है, मकान मालिक, उसको पूरा आज कंप्लीट करके साइट को उसको हैंड ओवर करना था, तब वहाँ से पेमेंट मिलती, पर इसलिए मैं वहाँ बिजी हो गया, तो आपके यहाँ नहीं आ पाया, आपके हम कल आएंगे। तो हमने बोला फिर आज क्या करना है मेरे पास। तो उसने बोला कि सर मुझे थोड़ा पेमेंट ज़्यादा चाहिए, तो आप भी मुझे थोड़ा पेमेंट करवा देते, मेरी वाइफ बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर आप मुझे पेमेंट कराओगे तो मैं उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, वो एटीएम से निकाल लेगी और अपना ट्रीटमेंट करा लेगी। तो डॉक्टर के पास जाना है उसको। अब ये जो कॉन्वर्सेशन आपके और उस ठेकेदार के बीच में हुई ना, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे यार। क्या, जब आपने बातचीत की शुरुआत की ना कि भाई ठेकेदार जी आप क्यों नहीं आए, तो उसने क्या बोला। अब देखो यहाँ पे ठेकेदार जो है ना, वो चाहे वो कोई भी ठेकेदार हो सकता है, कोई भी मजदूर हो सकता है, कोई भी ठेकेदार हो सकता है, वो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहा था। अगर आपने गौर किया तो ध्यान से सुनना। उसने क्या बोला कि अरे सर, सबसे पहले सर इंग्लिश का वर्ड है कि हिंदी का, ऑब्वियसली इंग्लिश का वर्ड है। अरे सर मैं दूसरी साइट पे, साइट इंग्लिश का वर्ड है। मैं बिजी था, बिजी इंग्लिश का वर्ड है। वहाँ मुझे मकान मालिक को, साइट, साइट अगेन इंग्लिश का वर्ड है। कंप्लीट इंग्लिश का वर्ड है, कंप्लीट करके देनी थी, हैंडओवर करना था, हैंडओवर इंग्लिश का वर्ड है। मेरी पेमेंट मुझे मिल जाती, पेमेंट अगेन इंग्लिश का वर्ड है। इसलिए आपके यहाँ मेरी लेबर नहीं है, मजदूर नहीं है मेरी, लेबर, लेबर देखो जनरली लोग लेबर ही बोलते हैं यार, लेबर इंग्लिश का वर्ड है इंग्लिश का। ठीक है, लेबर नहीं आई। आगे चलते हैं। उसके बाद आपने बोला भाई आप यहाँ पे करने क्या है, आपने बोला, उसने बोला सर थोड़ी पेमेंट, देखो अगेन पेमेंट इंग्लिश का वर्ड है, पेमेंट करवा देते, मेरी वाइफ इंग्लिश का वर्ड है। हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल इंग्लिश का वर्ड है। एडमिट इंग्लिश का वर्ड है। आप मुझे पेमेंट करवा देते, मैं उसके अकाउंट में, अकाउंट इंग्लिश का वर्ड है। ट्रांसफ़र इंग्लिश का वर्ड है, ट्रांसफ़र कर देता, वो अपना ट्रीटमेंट इंग्लिश का वर्ड है। देखो यार आपको उसने कितने सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए, कितने सारे, इतनी सी बातचीत में इतने सारे वर्ड। ऐसा नहीं कि हमें वर्ड्स नहीं पता, बहुत सारे पता है, यूज़ नहीं करते हैं यार, इसलिए हमारे माइंड में घूमते रहते हैं, जबान पर नहीं आते। उस बिहारी को अगर आप बोलोगे ना, उस ठेकेदार को आप बोलोगे ना कि भाई तूने इतने सारे इंग्लिश के वर्ड्स बोले हैं, आप तो इंग्लिश बोल रहे हो, वो क्या बोलेगा, वो हंस के पागल हो जाएगा। बोले आप मेरा क्यों मजाक उड़ा रहे हो, अगर मेरे को इंग्लिश इतनी आती तो मैं अच्छा काम ना कर रहा होता, मैं क्यों यहाँ दिहाड़ी मजदूरी कर रहा, क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आता। वो हंस के पागल, उसको यकीन ही नहीं आएगा। लिटरली मैं आपको एक चीज़ बताऊं यार, उसके माइंड के लिए वो इंग्लिश के वर्ड है ही नहीं। यस माय डियर फ्रेंड, उसके माइंड के लिए वो इंग्लिश के वर्ड्स है ही नहीं। उसके माइंड के लिए ये भी एक वर्ड्स है, पेमेंट भी एक वर्ड है, पैसे भी एक वर्ड है, लेबर भी एक वर्ड है, मजदूर भी एक वर्ड है। उसके माइंड के लिए हिंदी इंग्लिश नहीं है, हमारे लिए हिंदी इंग्लिश है। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया, किसके थ्रू, हमारे स्कूल, हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हमें बताया गया है फॉर एप्पल, एंड एप्पल माने सेब, ये हमको बताया गया। उसको नहीं बताया किसी ने, उसके लिए तो एप्पल, सेब ये अलग अलग वर्ड हैं। हमारे माइंड के लिए इसका मतलब है, और हमारा माइंड ना उधर ही माइंड मतलब में घूमता रहता है यार, इसलिए हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, इसलिए वोकैबुलरी हमारे माइंड में फ्रूट नहीं होती है, क्योंकि हमने रटे हुए हैं सारे के सारे। उसने अपने वर्ड्स को यूज़ किया। हमारा माइंड इतना पावरफुल है ना
हजारों लाखों करोड़ों खरबों वर्ड्स अपने माइंड में स्टोर कर सकता है। पिछले स्लाइड्स मैंने आपको दिखाया था ना, 86 बिलियन से ज़्यादा, नहीं है तो वीडियो को रिपीट करके देख लो, पीछे जाके देख लो। 86 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारे माइंड में है। एक न्यूरॉन का कैपेसिटी 1 TB से ज़्यादा है। कई सारे जीबी होते हैं एक टीबी के अंदर भी, ठीक है, 1 TB से ज़्यादा है। हजारों करोड़ों वर्ड्स हमारे माइंड में फ्लोट हो सकते हैं। उस बिहारी या ठेकेदार या कोई भी मजदूर या किसी भी तरह का कोई भी ठेकेदार, उसने उन वर्ड्स को रटा है, उसके लिए सब एक वर्ड्स है। और आगे मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ड मीनिंग नाम की चीज़ इस दुनिया में कोई होती नहीं है। हर एक भाषा में एक चीज़ को अलग नाम से पुकारा जा सकता है। ये मैंने आपको प्रूव किया, और ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है ना, आपको मज़ा आ जाएगा यार। आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं करना, हर एक चीज़ का एक सेंस होता है। फ्रूट्स का इट्स अ फ्रूट्स कंटेन सम न्यूट्रिशन एंड ऑल, राइट माय डियर फ्रेंड्स। कहने का मतलब क्या है, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। आपको और सिर्फ नाम बदलने हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ नाम बदलने हैं और नाम बदलने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इस सिचुएशनल जो हम लोगों ने सीख लिया, और जो रिप्लेसमेंट, जो नेक्स्ट टेक्निक हम लोगों ने सीखी है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे कैसे सर। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, बेसिकली ये प्रैक्टिकली यूज़ होगा कैसे। जैसे अभी क्या होता है, हमें क्या करना है, अपनी डेली लाइफ में ना इंग्लिश के वर्ड्स को इन्वॉल्व करना है। वो सारे वर्ड जो आपको पता है वो तो इन्वॉल्व होंगे ही, जो नहीं पता है उसको ढूंढ के इन्वॉल्व करना। आगे मैं बताऊँगा कैसे होगा ये सारे काम, ठीक है। प्रैक्टिकल में हम लोग बात करते हैं। सपोज करो हमें अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश के वर्ड्स को इन्वॉल्व करना है। माना सपोज आप अभी वेबिनार में आप थक गए होंगे, बहुत मेहनत आप आज कर रहे हैं, वेबिनार को देख रहे हैं, थक गए होंगे। आपने मम्मी को जाके बोला, वाइफ को जाके बोला, बहन को जाके बोला, दीदी को जाके बोला, किसी को भी, कि मैं बहुत थकान मेरे को लग रही है, मेरे को ना कुछ चाय बना के दे दो है। आप देखो हमें क्या करना है, हमें इसमें इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करना है। क्या यूज़ कर सकते हैं, मम्मी मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, मेरे को 1 कप टी दे दो, मेरे को 1 कप कॉफ़ी दे दो, मेरे को थोड़ा सा वार्म वाटर दो, मेरे को गर्म पानी पीना है, मेरे को थोड़ा वार्म वाटर दे दो, गर्म पानी को वार्म वाटर। इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बोलना है, देखो शुरुआत में इंग्लिश के सेंटेंस नहीं बोलने हैं, आपको सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करना है और हैबिचुअल तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। कि मेरे को गर्म पानी दे दो, मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है भाई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यार, यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे अगर हम इंग्लिश बोलेंगे उनके सामने, तो ये तो प्रॉब्लम पहले थी, ये कैसे खत्म होगी। मैं लिटरली आपको बताऊँ यार, इस साइकोलॉजी को समझो, लोग मजाक उड़ाते क्यों हैं। बेसिकली होता क्या है हमारे साथ, लोग मजाक उड़ाते क्यों है कि जब भी कोई नई चीज़ हमारे आसपास हो या हमारी कोई भी नई चीज़ हमारे माइंड के लिए हो, तो हमारा माइंड उसको एकदम से पकड़ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्रैक्टिकली मैंने आपको बोला कि एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे 2 नए मकान बने। अब देखो हमारा माइंड कैसे नई एक्टिविटी, कोई भी नई चीज़ हो उसको पकड़ लेगा। सपोज करो 2 नए मकान वहाँ पे बने। अच्छा, लोग मजाक क्यों उड़ा रहे हैं इसको समझो पहले। वो जानबूझ के मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ये उनके साथ बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। कोई भी नई चीज़ होता है ना, हमारा माइंड एकदम पकड़ लेता है। हुआ क्या, बचपन से उनको आदत है आपको हिंदी में सुनने की, लॉन्ग टाइम से उनको आदत है आपको हिंदी में सुनने की। अब सडनली आपके मुंह से इंग्लिश सुन के, जब आप इंग्लिश सेंटेंस बोलते हो ना, सडनली आपके मुंह से इंग्लिश सुन के वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए वो आपको मजाक उड़ाते हैं, जिससे आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो कंफर्टेबल में हो जाते हैं। और आप बोलते हो कि यार छोड़, अपना इंग्लिश अपनी हिंदी ठीक है, कम से कम मजाक तो नहीं उड़ाते। राइट माय डियर फ्रेंड, साइकोलॉजी को समझो। ये हुआ क्यों, जानबूझ के नहीं किया उन्होंने, ये उनके साथ बाय डिफॉल्ट हुआ है। क्यों हुआ इसको समझो आप पहले। सपोज जहाँ पे आप रह रहे थे, 2 नए मकान बने। पहले मकान में एक फैमिली रहना है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। अब फैमिली जब से आई, इतनी लड़ाकू फैमिली थी, इतनी लड़ते थे आपस में, हस्बैंड वाइफ को पीट रहा है, वाइफ हस्बैंड को पीट रही है, दोनों मिलकर बच्चों को पीट रहे हैं, बच्चे भी एक दूसरे पे हाथ उठा रहे हैं, सब झगड़ा हो रहा है। इतना माहौल ख़राब हो गया कि लोग बोलने लगे पड़ोसी कि यार ये पता नहीं कहाँ से आ गए, अगर ये आ गए इन्होंने पूरा माहौल ख़राब कर दिया। सेकंड मकान, 2 नए मकान बने थे ना, सेकंड वाला, वहाँ पे रहने आई एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। अब वो फैमिली इतनी प्यार से रहती थी ना, इतनी लवेबल फैमिली थी कि यार एक दूसरे को इतना हेल्प करते थे, प्यार से बात करते थे, नेबर के साथ बड़े प्यार से बात करते थे। आप इवन हेल्प करते थे, घूमने जाते थे, मिलने जाते थे, कोई प्रॉब्लम हो तो उनके साथ उसमें सपोर्ट करते थे। अब लोग बोलने लगे कि भाई फैमिली होनी चाहिए तो इनकी तरह होनी चाहिए, राइट। अब संडे का दिन था, आप बैठे हुए थे और मूवी आप देख रहे थे, एकदम से झगड़े की आवाज़ें आई आपको। अब झगड़े की आवाज़ें आई उस घर से जहाँ रोज़ झगड़ा होता है। मेरा सवाल है आपसे, जहाँ रोज़ झगड़ा होता है, क्या आपका ध्यान जाएगा? आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है, वहाँ तो रोज़ ही झगड़ा होता है यार। पर अगर झगड़े की आवाज़ें आई उस घर से जहाँ कभी झगड़ा होता ही नहीं था, अब आपका ध्यान जाएगा? यस माय डियर फ्रेंड, अब आपका ध्यान जरूर जाएगा। हो सकता है आप पूछने में चले जाओ कि भैया क्या प्रॉब्लम होगी, हमें बताओ तो सही। आप कहने का मतलब क्या है, सिचुएशन दोनों जगह एक ही है, लड़ाई हो रही है जी, पर एक जगह आपका ध्यान गया और एक जगह आपका ध्यान नहीं गया। क्यों? सिचुएशन तो एक ही थी, क्योंकि एक जगह की हमको आदत थी, हैबिचुअल थी।
और एक जगह की हमको आदत नहीं थी। कोई भी नई चीज़, आपके पास में कोई नई गाड़ी ले आया, आपका माइंड एकदम से वही नई गाड़ी ले आया, जगुआर ले आया, ऑडी ले आया, राइट। बट 2-4 दिन बाद वही उसकी हैबिट हो जाती है। आप ये सेम एक्साइटमेंट आप जब गाड़ी को दोबारा देखोगे ना तब नहीं आएगा। आप कोई मूवी को देख लो, फर्स्ट एक्साइटमेंट बड़ा मजा आएगा, सेम मूवी को दोबारा देख लो आपको एक्साइटमेंट नहीं आएगा। आप एक जोक को सुन लो पहली बार, बड़ा मजा आएगा, दूसरी बार सुनो कम मजा आएगा, तीसरी बार सुनो कम मजा आएगा, चौथी बार में तो हंसी भी नहीं आएगी। हैबिचुअल हो गया मन में। कहने का मतलब क्या है यार, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि उनके लिए नया है। और जब आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हो ना, आप देखो काम की चीज़ है, जब आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हो ना तो इंग्लिश के वर्ड्स पे सामने वाले का माइंड इसको नहीं पकड़ता, क्योंकि उसने भी ये वर्ड्स कभी ना कभी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे किसी ना किसी बुक में, टीवी में, मूवी में, किसी सीरियल में उसने भी कहीं ना कहीं सुने। आप किसी को थैंक यू बोलोगे वो नहीं हंसेगा यार, क्यों नहीं हंसेगा? हैबिचुअल है यार। वेलकम बोलोगे नहीं हंसेगा, हैबिचुअल है। बट कोई भी ऐसा वर्ड बोलोगे, सेंटेंस बोलोगे, सेंटेंस बोलने में तो वैसे ही लोग हंसेंगे, क्यों? क्योंकि आदत नहीं है उनको आपको सुनने की। सो आज जब आप इस टेक्निक का, रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज़ करते हो ना, मम्मी को भी पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? उन्होंने भी वर्ड्स कभी ना कहीं टी सुना है, कॉफ़ी सुना है यार, वार्म वाटर सुना है, तो नहीं पकड़ेगा माइंड। हाँ, डू एट योर ओन रिस्क। मम्मी ने कूटा ये मत बोलना, सर ने बताया था। कहने का मतलब क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। कहने का मतलब क्या है? करो, यूज़ करोगे तभी तो बोलोगे। आपको रिप्लेस करना है। सपोज अब आपने बोला कि मम्मी मुझे भूख भी लग रही है, कुछ खाने को दे दो। मम्मी ने बोला भाई डिनर भी तैयार है, बैठ जाओ फटाफट से फ्रेश होके। अब आपने बोला ठीक है जी। मानो सपोज घर में कोई बच्चा है आपका, हो सकता है आपका बेटा हो या आपका कोई छोटा भाई हो, कोई रिश्तेदार का बच्चा हो 2-3 साल का। मम्मी ने बोला, मानो उसका नाम नेहा है, सपोज मम्मी ने बोला भाई नेहा को भी बुला लो, नेहा बाहर खेल रही है, उसने भी खाना नहीं खाया, वो भी खाना खा लेगी। 3-4 साल की बच्ची है। नेहा आई, आपने नेहा को आवाज़ दी, नेहा आई दौड़ी दौड़ी, नेहा खाना खाने बैठ गई। आपने बोला नहीं बेटा पहले हैंड वॉश करके आओ, पहले हाथ धो के आओ। तो अब हाथ धो के आओ मतलब हैंड वॉश करके आओ। नल उसने खोला, बेटा नल को बंद करके आना, टैप को बंद करके आना। मम्मी से आपने पीने के लिए पानी मांगा, मम्मी मेरे को मिनरल वाटर मत देना, मेरे को टैप वाटर देना। टैप वाटर क्या होता है? नल वाला पानी, ठीक है। नल आपने, अब जो बेटी थी नेहा, उसने क्या किया, नॉर्मली हाथ धो लिया। आपने बोला नहीं बेटा साबुन से धो के आओ, सोप यूज़ करना है। गीले हाथ लेके बैठी, टॉवल से पूछो, तौलिया नहीं यार, टॉवल है आज के बाद, और एक बार जो पता लगे उसको ऐसा ही यूज़ करना है। 2 ही सिचुएशन आएंगे, या तो पता होगा या नहीं पता होगा, आगे डिस्कस करूंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, ध्यान रखना, देखना कंप्लीट है। अब बच्चा हाथ धो के बैठ गया, आपने बोला मम्मी मुझे थोड़ा रोटी दे दो। रोटी को व्हीट ब्रेड बोला जाता है, चपाती भी बोलते हैं यार। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, खाने की और पहनने की चीज़ें एज इट इज़ बोली जा सकती है स्पोकन के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रामर एंड ऑल द थिंग्स, सबके अपने एक पर्टिकुलर नाम हो सकते हैं। मैंने बोला स्पोकन के अंदर एज इट इज। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। रेस्टोरेंट जाते हैं यार, चाहे ढाबे पे चले जाओ, चाहे 5 स्टार में चले जाओ, टी को टी लिखा होगा, कॉफ़ी को कॉफ़ी लिखा होगा, चावल को राइस लिखा होगा, कॉमन वर्ड्स हैं। पर अगर कढ़ाई पनीर है ना, कढ़ाई पनीर लिखा होगा। अगर दाल मखनी है तो क्या लिखा रहता है? दाल मखनी लिखा होगा ना। छोले हैं तो छोले लिखा होगा ना। राजमा को किडनी बीन्स नहीं लिखते हैं ना। नहीं देखा? दोबारा जाओ रेस्टोरेंट में, ध्यान से देखो आज मेनू कार्ड को, किडनी बीन्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राजमा चावल। राजमा राइस नहीं लिखेंगे, राजमा चावल ही लिखेंगे, जो आदत में है लोगों की, एज इट इज़। कुर्ते को कुर्ता लिखेंगे, शर्ट को शर्ट लिखेंगे, लोअर को लोअर लिखेंगे, राइट। खाने की चीज़ों में एज इट इज़ बोला जा सकता है, ठीक है। इस तरह से आप इसे प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे। अब करते हैं इसको कैसा, टेक्निकली, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल समझ में आ गया ना? नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर लेना यार, समझ में आना चाहिए ना, तभी तो गेम समझ में आएगा पूरा। आप करते हैं इसको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पे। देखो हर इंसान के पास 24 आवर्स होते हैं, किसी किसी के पास 26-27 हो सकते हैं, पार्ट ऑफ जोक। 24 ही होते हैं सबके पास। अब 24 को हम डिवाइड ही कर रहे हैं यार 2 पार्ट में, एक पर्सनल लाइफ, एक प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ वो टाइम जो हम लोग घर पे बिताते हैं, प्रोफेशनल मतलब वो जो हम लोग घर से बाहर, मतलब घर से बाहर निकल जाओ, सब्जी लेने निकल जाओ, हमने तो प्रोफेशनल मान लिया जी, क्लियर है। अब मेरा सवाल है आपसे, एक व्यक्ति अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम दिन का 24 घंटे का कहाँ बिताता है, पर्सनल में कि प्रोफेशनल में? बहुत सारे लोगों के बहुत सारा आंसर हो सकता है, बट मैं आपको बताऊँ मैक्सिमम एवरेज पीपल का लाइफ जो है उसकी पर्सनल में ज़्यादा बीतता है। एवरेज बता रहा हूँ, हर एक जगह का अलग कंडीशन हो सकता है। क्या पर्सनल प्रोफेशनल में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको हल्का लाइट करने के लिए इसको समझा रहा हूँ, अदरवाइज प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। हमने माना पर्सनल में भी एक ऐसी जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, वो होता है आपका रूम। अब हम आपके रूम में एंट्री कर रहे हैं, इमेजिन करो सर आपके घर पे आ गए और आपके रूम में एंट्री कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आएगा। अब आप ये बताओ आपके रूम में क्या क्या नज़र आ रहा है आपको? घर में तो हो ना, देखो क्या क्या नज़र आ रहा है यार। नहीं हो तो भी इमेजिन करो क्या क्या नज़र आ रहा है। फ़ैन, आज के बाद वो फ़ैन है, पंखा नहीं है, बेड है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? गद्दा नहीं हो, आज के बाद मैट्रेस है, और आज के बाद उसका नाम मैट्रेस है, क्लियर हो गया। उसके ऊपर क्या बिछी है? चद्दर नहीं है जी, बेड सीट है वो। तो उसके बाद क्या है? तकिया नहीं है जी, पिलो बोलते हैं उसको।
विंडो, विंडो बोला जाएगा, खिड़की नहीं बोलेंगे। वेंटिलेटर, और मिरर होगा शीशा, जिसमें आप अपने आप को तैयार करते हो, मेकअप करते हो ना, वो क्या है, मिरर है। आज के बाद क्लियर हो रहा है। उसके बाद डोर होगा, देखो हैंगर होगा जिसमें हम लोग अपने कपड़े वगैरह हम लोग टंगाते हैं। टेबल होगा, चेयर होगा, फैन होगा, एसी होगा। जितने भी चीज़ आपको नज़र आ रही है यार, देखो ध्यान से समझना, दो तरह के वर्ड्स होते हैं इस दुनिया में, या तो नाम होगा या फिर काम होगा यार, या तो नाम होगा या फिर काम होगा, तीसरा कुछ होता नहीं है। जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है ना यार, ये सब नाम है। दो तरह की चीज़ें मैंने बताया ना, दो तरह के वर्ड्स होते हैं, नाम या काम। काम, नाम मतलब जैसे घर में झाड़ू पड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रूम, वो क्या है, एक नाम है। झाड़ू मारना ये काम है। बर्तन नाम है, बर्तन धोना ये काम है। खाना नाम है, खाना बनाना ये काम है। सपोज आपका नाम रवि है तो रवि नाम है, राइट। दवाई, दवाई नाम है, दवाई खाना ये काम है। या तो नाम होगा या काम होगा, या काम होगा या नाम होगा, तीसरा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट, सिचुएशन, दो सिचुएशन होती हैं जी। या तो आपको वर्ड्स पता, आपको हर एक का नाम बदलना है ना, अब यहाँ पे दो ही सिचुएशन आएंगे भाई, या तो पता होगा या नहीं पता होगा, राइट। बहाना नहीं चला सकते आप कुछ भी, या तो पता होगा या फिर नहीं पता होगा। पता होगा तो यूज करेंगे, नहीं पता होगा तो हाँ ढूंढ के यूज करना है, छोड़ना किसी को नहीं है। ये नहीं कि छोड़ देंगे, छोड़ना किसी को नहीं है जी। पता होगा तो यूज करेंगे, नहीं पता होगा तो ढूंढ के यूज करेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है जी। ढूंढने के दो तरीके हैं। क्या है दो तरीके? पहला तरीका क्या है, या तो आप गूगल करो या आप ट्रेनर से पूछो। अब ट्रेनर तो अवेलेबल नहीं है, गूगल करेंगे जी। गूगल हमारा बेस्ट फ्रेंड है, 24 आवर्स हमारे साथ रहता है। ट्रेनर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकता, 1 घंटा 2 घंटा इससे ज़्यादा नहीं, लाइफ टाइम में नहीं रह सकता। गूगल लाइफ टाइम रहेगा। क्लियर है? कैसे क्या करना है, या तो पता होगा, नहीं पता होगा, पता होगा तो यूज करेंगे, नहीं पता होगा तो ढूंढ के यूज करेंगे, नहीं पता होगा तो ढूंढ के यूज करेंगे। राइट माय डियर, ढूंढना कैसे, गूगल करेंगे। क्या लिखना है, सपोज आपको बर्तन नहीं पता जी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्तन इन इंग्लिश लिखो। इन इंग्लिश कीवर्ड है, जो भी पहला वर्ड आएगा वो आपका नाम होगा। एक बार पता चल गया ना, उसको यूज करना है। एक बार पता चल गया तो उसको यूज करना है, एक बार पता चल गया तो उसको यूज करना है, छोड़ना किसी को नहीं है। दो ही चीजें, या तो नाम होगा या काम होगा, काम होगा या नाम होगा, तीसरा कुछ होता नहीं है। या पता होगा या नहीं पता, पता होगा तो यूज करेंगे, नहीं पता होगा तो ढूंढ के यूज करेंगे। प्रैक्टिकल रूम्स में जो भी चीज, सारी चीजें है ना, सबको प्रैक्टिकली इंग्लिश में नाम बदल दो, और एक के आज के बाद उसका नाम इंग्लिश में ही लेना है यार। नाम होगा या काम होगा। दूसरा कमरा घर का, जिसमें हम लोग मोस्टली अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वॉशरूम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किचन की बात कर रहा हूँ यार। वॉशरूम में जाओ तो सोप, हैंगर, वो जो चीज़ें नजर आने सबका नाम बदल दो यार। आपने, ये तो पर्सनल था ना, प्रोफेशनल। बाहर निकलोगे घर से, जो भी नजर आ रहा है, ये लड़का बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, ये लड़का बहुत रश ड्राइविंग कर रहा है, नहीं पता होगा, यूज करो, ढूंढ के यूज करो, छोड़ना किसी को नहीं है। दूसरा कमरा मैंने आपको बताया किचन, जहाँ पे हम टाइम स्पेंड करते हैं। प्रैक्टिकल कर रहे हैं यार, आपको बड़ा गेम समझ में आने वाला है इस वाले एग्जांपल से। वीडियो बस अब खत्म होने वाली है, पर गेम आपको समझ में आ जाएगा। किचन में चलते हैं। किचन में क्या होता है, माना सपोज मैंने बोला कि यार किचन में क्या क्या नजर आ रहा है, देखो यूटेंसिल्स हैं, फ्रिज है, और क्या होता है, वॉश बेसिन है, और क्या होता है, बहुत सारे कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं, ठीक है, कुछ स्पाइसेस होंगी, कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है जी। चिमनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके घर में, आप घर में जाकर देखो। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके बाद वीडियो का एंड होने वाला है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरा गेम समझ में आ जाएगा। अब क्या होगा कि मैंने आपको एक टास्क दे रहा हूँ। सपोज करो आपको खाना बनाना है। अब खाने में क्या बनाना है, आलू की सब्जी बनानी है। अब आप आलू की सब्जी बनाओ। अब जब आप बोलना शुरू करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बोलोगे सर मैं तो आलू लूंगा, तो आज के बाद तो आलू नहीं है, क्या हुआ आज के बाद, पोटैटो है जी। उसके बाद आप क्या करोगे, छीलोगे, छिलना नहीं है जी, पील है वो, उसके बाद मैं पील करूंगा, फिर उसको धोऊंगा। धोना नहीं है, वॉश यूज कर रहे हो, वॉश। देखो इसमें कुछ वर्ड होंगे जो आपको पता होंगे, जो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो नहीं पता होंगे। वॉश कर रहा हूँ जी मैं, किससे वॉश कर रहे हो, नल तो खोला नहीं था, टैप खोलो। हर एक मूवमेंट को पकड़ो, हर एक मूवमेंट को पकड़ो, जो नजर आ रहा है सबको बोल डालो यार। इंग्लिश में नाम बदल डालो, सबके और यूज कर डालो। इतनी वोकैबुलरी हो जाएगी, इतनी वोकैबुलरी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इतना वोकैबुलरी इकट्ठा हो जाएगा। और सबसे मजे बात है, एक सिंगल वोकैबुलरी भी याद नहीं करोगे, सब आ जाएगा। सिचुएशनल प्रैक्टिस, रिप्लेस करो, सिचुएशनल करो, मजा आ जाएगा। किचन में अभी क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, तेल लिया, तेल नहीं है जी, क्या है वो बताओ, ऑयल है। या तो पता होगा नहीं पता होगा, किसमें डाला वो तो लिया ही नहीं, बर्तन है, कुकर, कढ़ाई, क्या बोलते हैं कढ़ाई को, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कॉलरन बोलते हैं, आयरन पैन भी बोल सकता है, पैन, आयरन पैन, कॉलरन बोला जाता है वैसे, ठीक है। कढ़ाई ले ली, जीरा डाला, क्या बोलते हैं जीरे को, क्यूमिन। उसके बाद क्या डाला, उसको थोड़ा सा फ्राई किया, तला नहीं है, फ्राई किया है, फ्राई करना है। उसके बाद क्या किया, उसको जीरे को तल दिया। तो उसके बाद क्या, उसमें आलू को जो हम लोगों ने मैश किया था बॉईल करके, अभी मैश हमने किया नहीं, मैं बताना भूल गया, आप कर लेना, नहीं तो आपकी सब्जी कच्ची हो जाएगी, ठीक है। आपने मैश किया उसको, उसके बाद आपने उसको डाला, उसके बाद आपने उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किया। क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ आपको पता है, कुछ चीज़ आपको नहीं पता है। क्लियर है? अब क्या हो रहा है, आपने क्या किया,
उसके बाद आपने उसमें आलू में मैश किया, उसके बाद आपने लाल मिर्च डाली, मिर्च नहीं है जो लाल है, रेड चिली पाउडर है वो। होल स्पाइसेस में आपने रेड होल जो आपने चिली डाली आपने होल, वो यानी साबुत हो गया आपकी मिर्च। उसके बाद आपने धनिया डाला, क्या बोलते हैं धनिया को, कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर आपने डाला, हल्दी डाली, टर्मरिक डाला आपने, ऐसा सब्जी आपने बना के तैयार हो गया। अभी देखो बनेगी खा लेना, नहीं बनेगी कोई बात नहीं। अब क्या होता है इस पूरी जर्नी में ना, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो आपको पता थे, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो आपको नहीं पता थे। जो आपको पता थे वो तो हम लोग यूज़ करेंगे, जो नहीं पता थे वो ढूंढ के यूज़ करना है। इससे होगा क्या, एक टाइम के बाद, अभी देखो दिन में कितनी बार खाना बनाते हैं, एक्टिविटी रिपीट होती है यार, ध्यान से समझना। सिचुएशनल करना है, सिचुएशनल इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक, सिचुएशन इज द मोस्ट। कैसे, आपको मैं पावर समझाऊंगा अभी इसके थोड़ी देर बाद, अभी समझो। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो पता थे, जो नहीं, कुछ ऐसे थे जो नहीं पता थे तो यूज़ करना, नहीं पता ढूंढ के सुना, छोड़ना किसी को नहीं है। ऐसा करते हो आपको सब कुछ रिप्लेस कर देना है, एवरीथिंग जो भी नजर आ रहा है अभी से, आज ही से। कितना टाइम लगेगा सब कुछ रिप्लेस करने में, सब कुछ अभी से रिप्लेस कर रहे हो, जानबूझकर चीज़ें रिपीट होंगी। घर पे हो तो चीज़ें रिपीट होंगी, एक दिन बोलोगे, 2 दिन बोलोगे, 3 दिन बोलोगे, 4 दिन बोलोगे। कढ़ाई नहीं पता था, कॉल्ड्रन एक दिन सामने आई, 3 टाइम खाना बनाते, तीनों टाइम सामने। जब भी सामने, किसी वर्ड्स को याद नहीं करना है, यूज़ करना कब, जब वो सामने आएगा। सामने आया उसको बोलना है, सामने आया उसको बोलना है, सामने आया उसको बोलना है, छोड़ना नहीं है, अटक जाना है, पर बोलना जरूर है, बिना ढूंढे बिना। अच्छा एक बार तो हमको ढूंढना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमको नहीं पता ना इंग्लिश में यार, एक बार ढूंढना पड़ेगा। क्यों, उस बच्चे को थोड़ी पता था। बच्चा कैसे सीखा, सपोज करो बच्चा खेल रहा था, गिर गया, चोट लग गई, खून निकल रहा है, चिल्ला रहा है, मम्मी उसकी खाना बना रही थी, थोड़ी थोड़ी आई, बेटा क्या हो गया, बच्चे को नहीं पता उसको चोट लगी, किसने बताया, बेटा क्या हो गया, तेरे को चोट लगी, किसने बताया, मम्मी ने। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन है उसका, मम्मी, उसकी माँ। उसको चोट लगी, उसके बाद मम्मी उसको अंदर लेगी, इसको खून निकल रहा था, कॉटन से साफ किया, उसको नहीं पता उसको खून निकल रहा है, किसने बताया, उसकी माँ ने। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन है, उसकी माँ। आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन है, गूगल। क्लियर हो रहा है। उसके बाद उसको दवाई लगाई, बच्चों को नहीं पता उसको दवाई लगी, किसने बताया, उसकी माँ ने। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उसकी मदर। क्लियर हो रहा है, आगे चलते हैं। उसके बाद सब दूसरा एग्जांपल ले लो, माना 2 बच्चे थे आपस में खेल रहे थे, बड़े वाले ने छोटे वाले को मार दिया, हो जाता है। अब क्या हुआ, उसको मारा गाल पे थप्पड़ और वो लग गया जोर से। अब बच्चा अपना गाल पकड़ के रो रहा है, बच्चों को नहीं पता उसको थप्पड़ लगा। आई मम्मी, क्या हो गया, दिखा तेरे को, किसने मारा तेरे को गाल पे, मारा भैया ने मारा, कोई बात नहीं, इसकी पापा से डांट लगेंगे। बच्चों को नहीं पता थप्पड़ लगा है, किसने बताया, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन माँ। बच्चे को नहीं पता कि अब पापा से डांट पड़ेगी, इसको किसने बताया, माँ ने। तो अब उसको ध्यान आ गया, आए शाम को पापा उसने बता दिया। समझ में आ गया ना पूरा गेम, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, या तो पता होगा, नहीं पता होगा, पता होगा तो यूज करेंगे, नहीं पता होगा तो ढूंढ के यूज करेंगे, छोड़ना। यस माय डियर, किसी को नहीं है, पकड़ पकड़ के ढूंढना है, यूज करना है, पकड़ पकड़ के करना है, यूज करना है। क्लियर समझ में आ रहा है, इतना गेम समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ यार, आपको लगेगा सर मुझसे तो होगा ही नहीं है, अपना पावर नहीं है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। घर में मक्खी होंगी ना, मक्खी, हाउस फ्लाई, घर की मक्खी, हाउस फ्लाई जिसको बोला जाता है। यस, अच्छा उसकी कैपेसिटी आपको पता है यार, वो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है, मालूम है आपको, शायद नहीं मालूम है, गूगल करना। 5 to 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है उसकी, मैक्सिमम स्पीड अधिकतम 5 से 7 किलोमीटर जाएगी, 1 घंटा अगर लगातार उड़ेगी तो अधिकतम। अब ध्यान से समझो, आपको टास्क में दे रहा हूं, मैंने कहा जी आपको इसको 100 किलोमीटर की स्पीड से उड़ाना है, उड़ाओ। क्या ऐसा हो सकता है, आप बोलो सर ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, जिसकी मैक्सिमम स्पीड ही 5 से 7 किलोमीटर है वो उड़ ही नहीं सकती, उड़ेगी तो मर जाएगी। अगर गाड़ी को स्पीड ही मैक्सिमम 100 है और उसको आप 200 भगाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, टायर फट जाएंगे, गाड़ी एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम स्पीड नहीं है। अब मैंने ये टास्क दिया किसी एक व्यक्ति को, एक बड़ा चालाक व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसने मक्खी को क्या किया, अभी मक्खी की टास्क क्या था अपने को, 100 किलोमीटर की स्पीड से उड़ाना। उसने क्या किया, मक्खी को उठा के कार में बिठाया प्यार से, कार उसने स्टार्ट किया और कार चलने लगी 10, 20, 30, 40, 50, 100 किलोमीटर। अब कार की स्पीड हो रखी है 100 किलोमीटर पर आवर। मक्खी की बाय डिफॉल्ट स्पीड कितनी हो गई, 100 किलोमीटर पर आवर। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपको उस मक्खी को पकड़ना होगा तो क्या होगा, आपको 100 किलोमीटर की स्पीड से उसके पीछे भागना पड़ेगा। मक्खी की पावर नहीं है 100 किलोमीटर की स्पीड से उड़ जाए, किसकी पावर है, सिस्टम की। सिस्टम मैंने आपको बताया, फॉलो द सिस्टम एंड लर्न द इंग्लिश। इतना फ्लो में ऐसा सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वोकैबुलरी बिल्ड करो, सेंटेंस कैसे बिल्ड करना है, कनेक्ट रहना, आगे बताऊंगा सेंटेंस कैसे बिल्ड होंगे। अब सब कुछ आज ही नहीं हो सकता ना, बट आपको जो मेन चीजें थी वो मैं आज आपको सिखा चुका। कनेक्टिविटी में रहिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा, अभी मैसेज कीजिएगा और प्लीज सोशल मीडिया पे आप हमें सपोर्ट करो। कोच विकास पाल फेसबुक,
इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आगे अगर सीखना है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बहुत सारी वीडियोस वहां पे आती हैं। अगर फेसबुक पे जाते हो तो लाइक करो पेज को, कोच विकास पाल VIKASH, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है आपको। वो VIKAS के नाम से भी आपको एक पेज मिल जाएगा, वो भी हमारे ही है, बट आप VIKASH एक पेज आएगा, आप उसको फाइंड आउट कीजिएगा। वहाँ पे जहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट आपको मिलेंगे वहाँ पे आप उसको लाइक कीजिएगा। राइट माय फ्रेंड, सोशल मीडिया पे सपोर्ट करो, मैं आपको इतना अच्छी चीज़ें सिखा रहा हूँ, आगे तक सीखना है तो उनको सब उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और जुड़े रहो और सीखते रहो। राइट माय डियर फ्रेंड, अब मक्खी की पावर नहीं है, अब मक्खी उड़ के चले गई प्लेन में, प्लेन उड़ रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मक्खी का पावर नहीं है, किसका पावर है? सिस्टम का। प्लग करो अपने आपको सिस्टम को, आपको पता नहीं चलेगा यार। अगर 1 से 1.5 साल की उम्र में एक बच्चे के माइंड में हजारों लाखों वर्ड्स फ्लोट हो सकते हैं थ्रू सिचुएशनल प्रैक्टिस। पहले करो रिप्लेस, वर्ड बदल गया जी इंग्लिश में, अब करो सिचुएशनल। पहले करो रिप्लेस, अब करो सिचुएशनल। मोस्ट पावरफुल टेक्निक है इस दुनिया की, जो हमने रिसर्च किया इन 14 ईयर्स का रिसर्च का रिजल्ट मैंने आपको बताया यार। बिना वोकैबुलरी को याद किए वोकैबुलरी बिल्ड करो यार। सेंटेंस तो बनाना बहुत आसान है, इतना मुश्किल टास्क नहीं है। जुड़े रहो मेरे साथ सोशल मीडिया पे, मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, हाँ अगर कुछ पर्सनल आपको क्लासेस चाहिए या पर्सनल आपको कंसल्ट करना है तो आप पर्सनली, वो पेड होता है, उसको आप जुड़े रह सकते हो। अगर आपको और कुछ अच्छा सीखना है और कैसे इसको करना है तो उसको आप कर सकते हो। पेड होता है, मैं आपको पहले बताऊं, बट मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अगर आपको सीखना है, इफ यू वांट टू लर्न जेन्युइनली ना, कनेक्ट हो जाओ। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसा अमाउंट है जो आप पे नहीं कर सकते यार, ऐसा कुछ नहीं है आपको। और इंग्लिश आपको आएगी, इतना मैं आपको श्योर कर दे रहा हूँ। राइट माय डियर फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े रहे और इतना लंबा आपने मुझे झेला, थैंक यू सो मच। जरूर कीजिएगा टास्क को, पूरा इंग्लिश आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होने पर मैसेज करो, टेलीग्राम पे कोच विकास पाल सर्च करो, हम लिख के और अपने सिटी का नाम लिख के आप मुझे मैसेज करना, आ जाएगा सब कुछ। इतना मुश्किल कुछ नहीं है। इंग्लिश इस दुनिया में सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों को बता दिया गया है, बहुत आसान है। जुड़े रहो, थैंक यू सो मच। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिप्लेसमेंट कर लो, रिप्लेसमेंट करो, सिचुएशनल करो, रिप्लेसमेंट करो, सिचुएशनल करो, रिप्लेसमेंट करो, सिचुएशनल करो, इंग्लिश आ जाएगा। फॉर्मेशन करना सीखना है, जुड़ो सोशल मीडिया पे और फॉर्मेशन में आपको सिखाऊंगा, पूरा मजा आ जाएगा। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि इस सेशन के बाद आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। यस माय डियर फ्रेंड, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अगर एक छोटा बच्चा इंग्लिश बोलना सीख सकता है तो इस दुनिया में कोई भी इंसान इंग्लिश बोलना सीख सकता है। अगर आपको लगता है कि जो चीजें हमने रिसर्च किया है आपके लिए वर्थफुल है, हमने इसमें मेहनत किया है, आप चाहते हैं आपकी जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू रहे, तो मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक कोर्स हम लोगों ने यहाँ पर डिजाइन किया आप लोगों के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको परचेज करना है, बिल्कुल अपने माइंड से ये चीज निकाल लीजिए कि मैं आपको बोलूंगा इस कोर्स को परचेज करना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपका फ्रूटफुल रहा है, ये वर्थफुल रहा है, अगर आपको लगता है कि हमने मेहनत किया है और आपको लगता है कि चीजें बहुत स्ट्रांगली हमने इसमें रिसर्च किया है, तो मैं लिटरली आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इस कोर्स को लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बहुत सारी बहुत पावरफुल चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर इस कोर्स में पूरा सिलेबस जो भी कंटेंट है, जो भी आपको सीखने के लिए आपको रिक्वायर्ड है, इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इस कोर्स को करने के बाद आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी आपको मिलेगा, रोड मैप पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा कि कहाँ पे क्या चीजें हम लोगों ने डिजाइन करनी है, कहाँ पे कैसे हमने बोलना है, कैसे क्या, सब कुछ आपको मिलेगा। इवन यहाँ पे इसका जो कोर्स का जो वैलिडिटी है पूरा 1 साल का है। पर मैं आपको लिटरली बताऊं, ये वैलिडिटी है, ड्यूरेशन नहीं है। ड्यूरेशन इसका 1 से 2 महीने का है। प्रैक्टिकल कोर्स है पूरा का पूरा, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, किसको कौन कितना प्रैक्टिकल कर रहा है, कौन कितना इसको जल्दी सीखना चाहता है। प्रैक्टिकल कोर्स का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, आप चाहे तो 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे तो 20 दिन में, चाहे तो 1 महीने, चाहे तो 2 महीने। 2 महीने का एवरेज टाइम पीरियड हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया है। सपोर्ट की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो आपको लाइव सेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे पूरे वीक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को आप ड्रॉप कीजिएगा, वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और हर हफ्ते हम लोग यहाँ पर एक वीकेंड पे लाइव सेशन करेंगे, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी होती है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती है, वो जो आप हमें भेजेंगे, तो उसको हम लोग लाइव सेशन में आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, यानी आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। अदरवाइज आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको वॉइस मैसेज के थ्रू भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट उस सेशन को आप अटेंड कीजिएगा जहाँ पे आपको ये सारे सेशन लाइव सेशन में इसके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आपका जो सपोर्ट है आपको 100% सपोर्ट यहाँ पे मिलता रहेगा। प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। प्राइस ओरिजिनल ऑफलाइन का जो इसका प्राइस है 10,000 है, बट यहाँ पे सरप्राइज ये है, आपको 10,000 पे नहीं करना है। यस माय डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पे 90% का डिस्काउंट मिलने वाला है। हमें भी पता है बहुत सारे लोगों के पास इवन बहुत इतने पैसे नहीं होते कि वो जाके किसी इंस्टीट्यूट को या जाके 3-4 हजार 5 हजार फीस भी जमा कर पाए। पर लिटरली मैं आपको बताऊं, आप
के लिए एक सरप्राइज ये होने वाला है। इस कोर्स को हम आपको 90% डिस्काउंट के साथ यहाँ पे देने वाले हैं और ये कोर्स आपको ओनली एंड ओनली 999 में आपको ये कोर्स यहाँ पे मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 999 में। अब मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जो अपने ऊपर 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 ऐसे ही खर्च कर देते हैं। बहुत सारे लोग कपड़े लेने जाएंगे तो 2-3 हजार के कपड़े आ जाते हैं। फोन 10-15-20 हजार के फोन आजकल हर एक के हाथ में रहते हैं। बहुत सारे लोग अगर खाना खाने भी बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि 1000-1500 का बिल आता है। फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाएंगे 1000-1500, आप घूमने जाएंगे तो 2-3 हजार, 4 हजार आपका खर्च हो जाएगा। अब यहाँ पे डिसाइड आपने करना है, चूज आपने करना है कि आप 2-4 हजार, 5 हजार, 6 हजार जब वहां पे खर्च कर सकते हैं तो क्या आप अपनी लर्निंग पे, आप उस चीज पे जो कि आपके पूरा लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है। यस, अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो ये इंग्लिश बोलना आपको पूरी जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है। अगर आप इस पे खर्च करना चाहते हैं तो आप अभी व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए, जहां पर पेमेंट के ऑप्शन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे आप हमें जुड़े रहिए, हमसे मैसेज कीजिए, वहां पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। पेमेंट कैसे करना है, अब चुनाव आपने करना है कि आप 1000 रुपए वहां खर्च करेंगे या 1000 रुपए इंग्लिश मास्टर ऑनलाइन पे खर्च करेंगे। दैट इज अप टू यू। थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया पे हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिएगा ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। कोर्स अगर परचेज करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।